मारिया, तुम जितना ये कहोगी उतना ही ये साबित होगा कि तुम्हारे मन में इस लड़के के लिए भावनाएं हैं। ये जू ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। मेरे मन में नहीं है। मारिया ने जल्दी से बचाव किया। वो ये जू को अपना बड़ा मानती थी। ये जू ने कहा, मारिया, तुम सिर्फ सतह देख रही हो। सचमुच, अगर इस बच्चे ने मेरे हथेली के वार का मुकाबला करने के लिए सिर्फ जुआन त्यान खजाने का इस्तेमाल किया होता तो मैं उसकी तरफ नहीं देखता। उसे तुम्हारे साथ जोड़ना तो दूर की बात है। लेकिन क्या तुम जानती हो, उस कद्दू का इस्तेमाल किए बिना भी मुझे लगता है कि वो मेरे हथेली के वार का विरोध कर सकता था। आपको ऐसा क्यों लगता है सेक्ट लीडर? मारिया ने हैरानी से पूछा। उसकी आंखों की वजह से। जो इंसान जुआन त्यान खजाने पर निर्भर करता है, उसकी आंखों में ऐसा दृढ़ संकल्प नहीं होता। उसकी आंखों में कद्दू की बजाय खुद पर पूरा भरोसा है। यही वजह है कि मुझे लगता है कि कद्दू उसके लिए सिर्फ एक सहायक है। जुआन त्यान खजाने का इस्तेमाल करना शर्मनाक नहीं है, उस पर निर्भर होना शर्मनाक है। अग्नि पहला है, दूसरा नहीं, ये जू ने हल्के से कहा। मारिया स्तब्ध दिखी। ये जू ने जारी रखा, मारिया, अग्नि असाधारण है। उसकी प्रतिभा और स्तर मेरे जीवन काल में दुर्लभ है। मार्ग चर्चा सम्मेलन के बाद मैं तुम दोनों को साथ लाने पर विचार कर रहा हूं। अब मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए। तुम्हें यह बच्चा कैसा लगता है? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इस मामले की योजना बनाना शुरू कर सकता हूं। ये जू की बातें सुनकर मारिया हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। वो सोच नहीं सकती थी कि आरब कितना बेहतरीन होगा कि सिर्फ एक नजर में उसके सेक्ट लीडर से इतनी ऊंची तारीफ हासिल कर ली, यहां तक कि जल्दी से उसकी शादी करने की सोचने लगे। मारिया अच्छी तरह जानती थी कि भले ही दरबार दल उसका घर था और ये जू उसे जूनियर की तरह मानता था, फिर भी उसकी शादी में उसकी कोई बात नहीं थी। जैसा ये जू ने कहा, दरबार दल ने उसे चमकदार, चकाचौंध करने वाला और दूसरों से ऊंचा रुतबा रखने के लिए क्यों तैयार किया? क्या इसलिए कि उन पर कुछ बकाया था? बिल्कुल नहीं। दरबार दल के अपने हित थे शादी के जरिए गठबंधन मजबूत करने में। कुछ लोगों को यह क्रूर लग सकता है, लेकिन मारिया समझती थी कि यह एक उचित सौदा है। कम से कम यह जू उससे पूछता कि क्या उसके मन में आरब के लिए कोई भावनाएं हैं, खुशकिस्मती से। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि वो उसके बारे में कैसा महसूस करती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी नापसंद नहीं करती थी। मारिया ने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाई, सेक्ट लीडर, ये मामला पूरी तरह आप पर छोड़ती हूं। ये सुनकर ये जू मारिया के विचार समझ गया और दिल से बोला, ठीक है, ठीक है। उसी समय अरब इन बातचीत से अनजान था। वो अपने निवास पर लौट आया। मार्ग चर्चा सम्मेलन शुरू होने का इंतजार करने की तैयारी कर रहा था। सम्मेलन का नतीजा चाहे जो हो, वो अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान लगाएगा। समय बीतता गया और पता नहीं कब मार्ग चर्चा सम्मेलन शुरू होगा। आरब ने अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी दिव्य आत्मा खोज से वो महसूस कर सकता था कि कई सेक्ट दरबार दल में आ रहे हैं। जैसे ही आरब निरीक्षण कर रहा था, अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी जिसने उसे चौंका दिया। आरब, आरब! आवाज सुनकर आरब कांप उठा। अरे, मेरा नाम मत लो। अगर तुम सच में आरब हो तो उठो, दरवाजे से बाहर निकलो, 300 मीटर आगे बढ़ो, फिर नदी के किनारे बाएं मुड़ो और पूरब की तरफ मुंह वाली एक गुफा ढूंढो, उसमें दाखिल हो जाओ। भारी आवाज एक बार फिर आरब के दिमाग में गूंजी। ये सुनकर आरब ने एक गहरी सांस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के निर्देशों का पालन किया। वो निर्देशानुसार पूरब की तरफ मुंह वाली गुफा में पहुंच गया। गुफा बिल्कुल अंधेरी थी और हाथ बाहर निकालने पर भी हाथ नहीं दिख रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गया, ये धीरे धीरे रोशन होती गई। जब वो गहराई में पहुंचा तो उसने रोशनी का स्रोत पाया, जो एक गोल मन का निकला। मन का देखकर आरब हैरान हुए बिना नहीं रह सका। उसकी आंखें इसे करीब से जांच रही थीं, जबकि उसकी दिव्य आत्मा इसे ढकने के लिए फैल गई। जैसे ही उसकी दिव्य आत्मा मन के में दाखिल हुई, आरब ने अचानक महसूस किया कि उसकी आत्मा बड़ी मात्रा में इसमें सोखी जा रही है। उसने स्वाभाविक रूप से विरोध करना चाहा, लेकिन ताकतवर बल ने उसे फंसा लिया और आखिर में उसे समर्पण करना पड़ा। बहुत खूब बच्चे, मेरे खजाने ने तुम्हारी दिव्य आत्मा को सोखने में इतना समय लिया। तुम्हारा आत्मा क्षेत्र युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर से कहीं ज्यादा उन्नत है। भारी आवाज एक बार फिर गूंजी जब आरब की दिव्य आत्मा पूरी तरह से सोख ली गई। आरब ने जल्दी से चारों तरफ देखा और पाया कि उसकी सोखी गई दिव्य आत्मा एक और अजीबोगरीब जगह पर थी। इस जगह पर सिर्फ 2 लोग थे। एक वो था और दूसरा आवाज का मालिक, सम्राट ऋत्विक। ऋत्विक को देखकर आरब की आंखों में हैरानी भर गई।
उसने इसका अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि जिसने उसे ढूंढा वो खुद ऋत्विक होगा। अब जब ऋत्विक ने आरब को देखा तो वो एक हल्की सी मुस्कान दिखाने से नहीं रोक सका। आरब, मुझे पहले लगा था कि अग्नि तुम नहीं होगे। आखिर इतने कम समय में युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर तक पहुंचना तुम्हारे लिए भी नामुमकिन सा है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अग्नि सच में तुम ही निकलोगे। बहुत खूब बच्चे, तुम्हें सिर्फ 3 दिन में फिर से देखकर मुझे और भी तारीफ करनी पड़ रही है, ऋत्विक ने मुस्कुराकर कहा। आरब ने जल्दी से जवाब दिया, सम्राट सीनियर, आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये कोई ज्यादा तारीफ नहीं है। आरब, हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। अब मुझसे इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि तुमने अग्निधारा संप्रदाय को इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया। मैंने चुपके से देखा और पाया कि अग्निधारा संप्रदाय के लोग अब पूरे दिल से तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सच में अविश्वसनीय है, ऋत्विक ने कहा। आरब ने पलकें झपकाईं। सीनियर ऋत्विक, क्या आप कुछ समय से दरबार दल में ही हैं? हाँ, इस बार मार्ग चर्चा सम्मेलन का आयोजक दरबार दल है और हमारा बाई परिवार टुकड़ों में आ चुका है। मैं पहली टुकड़ी में था। जब मैंने पहले सुना कि अग्निधारा संप्रदाय भी मार्ग चर्चा सम्मेलन में हिस्सा ले रहा है तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरी बनाई हुई ताकतों का वजन कितना है। मुझे नहीं लगता था कि यह सच होगा, और वो भी तुम्हारे नेतृत्व में। ऋत्विक हंसा। अग्निधारा संप्रदाय की अपनी ताकत कमजोर नहीं है। मैंने बस वहां जाकर कुछ काम किए, उसे आखिरी रूप दिया। ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये सब सम्राट ऋत्विक की प्रतिष्ठा का कमाल है जो सालों बाद भी बरकरार है, जिसकी वजह से अग्निधारा संप्रदाय के लोग मुझे देखकर एकजुट हो गए। मेरी जगह कोई और होता तो भी यही होता, आरब ने कहा। तुम बच्चे। आरब की बातें सुनकर सम्राट ऋत्विक मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आरब को सही बात कहना आता था, जिसमें किसी तरह की आलोचना की गुंजाइश नहीं थी। सम्राट ऋत्विक को हंसता देख आरब ने मौके का फायदा उठाकर पूछा, सीनियर ऋत्विक, आपने मुझे यहां अपनी आत्मा से बुलाया और मुझे यह मनका दिया। दरबार दल में एक सम्राट स्तर का ताकतवर है और उसकी ताकत मुझसे ऊपर है। हालांकि अभी भी बैजयुद्ध से एक स्तर पीछे है। चूंकि मैं यहां हूं, उसका ध्यान जरूर मुझ पर है। अगर मैं तुम्हारे सामने सीधे प्रकट होता तो उसका नोटिस लेना तय था। मुझे नहीं पता कि उस बूढ़े के दिमाग में क्या चल रहा है, और यह तुम्हारी असली पहचान की रक्षा करना भी मेरा फर्ज है, ऋत्विक ने समझाया। यह सुनकर आरब भावुक हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट ऋत्विक उसकी पहचान को राज रखना याद रखेंगे। इससे उसे यह भी पता चल गया कि सम्राट ऋत्विक के साथ उसका सौदा सफल रहा, क्योंकि ऋत्विक को अब भी अपना वादा याद था। हे, अब बहुत सुरक्षित है। मैंने जानबूझकर अपनी आत्मा को इस मनके में लाया और फिर अपने माउंट स्पिरिट बीस्ट को इस जगह की रखवाली करने को कहा। फिर मैंने आत्मा से तुम्हें यहां बुलाया। भले ही इस समय किसी ने तुम्हारी यहां मौजूदगी को भांप लिया, फिर भी वो हम दोनों को एक साथ नहीं जोड़ेगा, सम्राट ऋत्विक ने कहा। सीनियर ऋत्विक, आपका तरीका सच में बुद्धिमानी भरा है, लेकिन आज आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? आरब ने पूछना शुरू किया। सम्राट ऋत्विक ने तुरंत आरब की मंशा समझ ली और कहा, आरब, मैंने तुम्हें आज यहां 2 वजहों से बुलाया। पहली, मैं तुम्हारे बदलाव देखना चाहता था। दूसरी, मैंने सुना है कि तुमने दरबार दल के साथ हाथ मिला लिया है। यह सच है, आरब ने जवाब दिया। सम्राट ऋत्विक ने अपनी भौहें सहलाईं। तो क्या तुम दरबार दल की मदद करने की योजना बना रहे हो? हाँ, आरब ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैंने दरबार दल से वादा कर दिया है। यह सुनकर ऋत्विक चिंतित हो गए। आरब, क्या तुमने कभी हुआंगदाओ सेक्ट की मदद करने पर विचार किया? दूसरे भले न जाने, लेकिन वो आरब की काबिलियत को अच्छी तरह जानते थे। मार्ग चर्चा सम्मेलन में अगर आरब किसी एक ताकत की मदद कर दे तो इसका लगभग मतलब होगा कि वो ताकत एक पहलू में जीत जाएगी। ये आरब पर उनका भरोसा और समझ थी। आरब ने जब ऋत्विक को ऐसा कहते सुना तो वो थोड़ा हैरान हुआ। सीनियर ऋत्विक, आप सच में मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। दरअसल मैं सिर्फ दरबार दल की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी हुआंगदाओ सेक्ट की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि मेरा पहले हुआंगदाओ सेक्ट से झगड़ा हो चुका है। यही वजह है कि मैं डेमन स्लेइंग ब्रांच की भी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि उनसे भी मेरा विवाद रहा है। ये सम्राट ऋत्विक हंसी और रोने के बीच फंस गए। आरब ने डेमन स्लेइंग ब्रांच का उदाहरण देकर उन्हें बेबस कर दिया। वो आरब की बात से इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो जानते थे कि आरब का सच में पहले हुआंगदाओ सेक्ट से झगड़ा हो चुका था। यह सबको पता था और ऋत्विक को भी इसकी जानकारी थी, तो वो कैसे नहीं जान सकते थे? सम्राट ऋत्विक ने आह भरी
आरब, तुम्हारी किसी और से भी दुश्मनी हो सकती थी, लेकिन हुआंगदाओ सेक्ट से ही क्यों होनी पड़ी? सीनियर ऋत्विक, क्या बाई परिवार का झुकाव हुआंगदाओ सेक्ट की मदद करने की तरफ ज्यादा है? आरब ने उत्सुकता से पूछा। सम्राट ऋत्विक ने सिर हिलाया। आरब, तुम आधे बाई परिवार के सदस्य माने जा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बता सकता हूं। गठबंधन नेता की स्थिति पर बाई परिवार का रवैया पूरी तरह मुझ पर, बैजनाथ पर और बैज्युधि पर निर्भर करता है। मुझे दरबार दल और हुआंगदाओ सेक्ट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बैज्युधि हमेशा साधना पर ध्यान लगाते हैं और इन मामलों में दखल नहीं देते। जहां तक बैजनाथ की बात है, वो आमतौर पर भी इन मामलों में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन चूंकि हम डेमन स्लेइंग ब्रांच को एक साथ नहीं चुन सकते और बैजनाथ की कभी दरबार दल के पूर्वज से कुछ अनबन हो गई थी, इसीलिए बैजनाथ का झुकाव हुआंगदाओ सेक्ट की तरफ है। ये अरब को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और खुद को रोकना बंद कर दिया। सीनियर ऋत्विक, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं। बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आरब, इस मामले में तुम्हारी आखिरी हद क्या है? ऋत्विक ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद आरब ने कहा, सीनियर ऋत्विक, चूंकि मैंने दरबार दल से वादा कर दिया है, इसलिए मैं अपने वचन से नहीं मुकर सकता। इसके अलावा मेरे लिए हुआंगदाओ सेक्ट की मदद करना भी नामुमकिन है। यही मेरी आखिरी हद है। तुम्हारी आखिरी हद सच में मुझे परेशान करती है। खैर, इस मामले में मैं काफी अस्पष्ट हूं। जहां तक बैजनाथ के रवैये की बात है, उसका अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं बैज्युधि को स्थिति समझा दूंगा। आरब, अगर तुम सच में दरबार दल को गठबंधन नेता का पद जिताने की काबिलियत रखते हो, तो बैज्युधि और मैं दरबार दल को चुनेंगे। ये तुम्हारी खातिर नहीं है, बल्कि पूरी तरह इसलिए क्योंकि मैं और मुसीबत नहीं चाहता। लेकिन अगर तुम नहीं कर सके, तो मुझे दोष मत देना कि मैंने हमारे पुराने रिश्ते की परवाह नहीं की और हुआंगदाओ सेक्ट का समर्थन किया। ऋत्विक की बातें सुनकर आरब भावुक हो गया। सीनियर ऋत्विक, आपको मेरी भावनाओं की बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं है। सम्राट ऋत्विक जैसे शख्स के लिए आपकी भावनाओं की परवाह न करने से उन पर कोई असर नहीं पड़ता, है ना? सम्राट ऋत्विक ने आरब को थोड़े अफसोस भरी नजरों से देखा। वो आरब के साथ इतना अच्छा व्यवहार इसलिए करते थे क्योंकि वो सच में उसकी तारीफ करते थे। बदकिस्मती से किस्मत कभी कभी लोगों के साथ क्रूर मजाक करती है। आरब, ईमानदारी से कहूं तो गठबंधन नेता की स्थिति के लिए इस बार हुआंगदाओ सेक्ट ने पहल कर दी है। दरबार दल इस मामले में नुकसान में है। तुम्हारे लिए दरबार दल को गठबंधन नेता का पद जिताना बहुत मुश्किल है। आरब को इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन सम्राट ऋत्विक की बातों से लग रहा था कि हुआंगदाओ सेक्ट ने गठबंधन नेता पद की प्रतियोगिता के लिए पहले से तैयारी कर ली है। यहां तक कि सम्राट ऋत्विक को भी लग रहा था कि दरबार दल के जीतने की संभावना बहुत अच्छी नहीं है, और आरब इससे इनकार नहीं कर सकता था। बैजनाथ और दरबार दल की पुरानी रंजिशों को मिलाकर आरब काफी बेबस था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये रंजिशें छोटी हैं और ऋत्विक ने भी बैजनाथ की मदद नहीं की, लेकिन थोड़ी सी नाखुशी ने बैजनाथ को हुआंगदाओ सेक्ट चुनने पर मजबूर कर दिया। लेकिन अब इन सबका उससे कोई लेना देना नहीं था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दी थी और सफलता या नाकामी पूरी तरह दरबार दल के भाग्य पर निर्भर थी। अपनी सारी बात कह चुकने के बाद सम्राट ऋत्विक स्वाभाविक रूप से आरब का और समय बर्बाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, आरब, मैंने तुम्हें वो सब बता दिया जो मुझे बताना चाहिए था, और अब मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके बाद हम फिर से अजनबी होंगे और मैं तुम्हें नहीं ढूंढूंगा। तुम्हें स्थिति समझनी चाहिए। सीनियर ऋत्विक, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, आरब ने जवाब दिया। बहुत अच्छा। ऋत्विक ने हाथ हिलाया और आरब ने महसूस किया कि इस जगह से बड़ी मात्रा में दिव्य आत्मा शक्ति उसके शरीर में स्थानांतरित हो रही है। कुछ ही देर में वो सामान्य हो गया। आरब ने अपने सामने के क्रिस्टल मनके को देखा, फिर चारों तरफ देखा तो पाया कि किसी ने इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। वो जल्दी से वहां से निकल गया। इस तरह किसी को भी आज सम्राट ऋत्विक से उसकी मुलाकात के बारे में पता नहीं चला। समय चुपचाप बीतता गया और जैसे जैसे समय बीता, ज्यादा से ज्यादा ताकतें मार्ग चर्चा सम्मेलन में भाग लेने के लिए दरबार दल में पहुंची। बै परिवार की मुख्य शाखा के लोग दूसरी और तीसरी टुकड़ियों में आए, जिससे दरबार दल भर गया। इसके अलावा लगभग सभी पहली और दूसरी श्रेणी की ताकतें आ चुकी थीं। इन दिनों मारिया संत अक्सर उससे मिलने आती थीं। पहले तो वो मार्ग चर्चा सम्मेलन की शुरुआत के बारे में बात करती थीं और विभिन्न ताकतों से जुड़ी अहम बातें बताती थीं, लेकिन बाद में वो छोटी छोटी बातें करने लगीं। आरब को मारिया संत का मतलब समझ नहीं आया।
वो बस जो भी वो कहती उस पर बात करता। इससे मारिया संत हर बार आहत भरी नजरों से वापस चली जाती, जिससे आरब उलझन में पड़ जाता और वो बिल्कुल अंदाजा नहीं लगा पाता कि वो क्या सोच रही है। इस तरह 10 दिन और बीत गए। इसी दिन दरबार दल द्वारा तय किया गया मार्ग चर्चा सम्मेलन का उद्घाटन था। आज तक जिन ताकतों को आना था वो आ चुकी थीं, और जो नहीं आई उनका दरबार दल और दूसरी बड़ी ताकतें इंतजार नहीं करेंगी। आज आरब और अग्निधारा संप्रदाय के चेले समय पर स्थल पर पहुंच गए। जब वो पहुंचे तो उन्होंने मार्ग चर्चा सम्मेलन का पैमाना और हिस्सा लेने वालों की भारी संख्या देखी। वहां आए लोग समंदर की तरह थे, संख्या बस बेशुमार थी, और कई मार्शल आर्टिस्ट युद्ध सम्राट रैंक और युद्ध समर्थ रैंक के बीच मंडरा रहे थे। जहां तक युद्ध पूर्वज रैंक के मार्शल आर्टिस्टों की बात है, उनकी कीमत और भी अनमोल थी, इसीलिए युद्ध सम्राट रैंक और युद्ध समर्थ रैंक की तुलना में वो काफी कम थे। इतने सारे लोग, इतने सारे ताकतवर। झाझर ने गहरी सांस ली। युद्ध पूर्वज रैंक से आधा कदम दूर की उसकी ताकत बिल्कुल भी बुरी नहीं थी, लेकिन इस मार्ग चर्चा सम्मेलन में ये समंदर में एक बूंद की तरह थी, कोई आकर्षक भूमिका नहीं। ये अब भी एक अनगढ़ गठबंधन की स्थिति है, और ये सिर्फ दीर्घवायु नगरी के आसपास की ताकतें हैं। अहम बात यह है कि सभी ताकतें अपनी सेना का सिर्फ एक हिस्सा लेकर आई हैं, और इतने सारे लोग हैं। अगर सबको एक साथ इकट्ठा किया जाए तो वो नजारा क्या होगा। आरब ने गहरी सांस ली। युद्ध के बारे में तो सब जानते थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगर सच में युद्ध छिड़ गया तो वो असल में कैसा दिखेगा। इतनी बड़ी संख्या में इंसानी ताकतें, ये तो दैत्य जानवर कबीले के साथ पिछली जंग के लिए 5 बड़े क्षेत्रों के एक साथ आने का सिर्फ एक हिस्सा थी। उस युग में ये कितना हैरतअंगेज था। ये सोचना मुश्किल है कि उस युग के इंसान औसतन आज के इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। उस जंग के बाद से इस पीढ़ी के इंसानों की जीवन शक्ति बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, और अब तक ठीक नहीं हुई है। बेहतर होगा कि युद्ध ना हो। आरब ने सिर हिलाया। इस मार्ग चर्चा सम्मेलन में मौजूद कई ताकतों की तुलना में अग्निधारा संप्रदाय नगण्य था, लेकिन उनकी सीटें दरबार दल ने खास तौर पर लगाई थीं, क्योंकि वो दरबार दल के करीब थे। इससे कई ताकतें हैरान थीं कि अग्निधारा संप्रदाय का क्या रुतबा है जो दरबार दल की खास देखभाल पा सकता है। देखो, ये डेमन स्लेइंग ब्रांच के लोग हैं। अचानक पहले से अस्त व्यस्त भीड़ की नजरें एक जगह केंद्रित हो गईं। सब ऊपर देखने लगे। उन्होंने आसमान में काले शल्कों से ढका एक विशालकाय जानवर देखा, जो दिखने में कछुए जैसा था। उसके 4 पंजे थे, लेकिन उसका सिर और शरीर कछुए से कहीं ज्यादा दबंग और ताकतवर लग रहा था। उसके शरीर पर रस्सियां लिपटी थीं और उसके पीछे एक शानदार कारवां था। क्रोध कवच जानवर। इस दैत्य जानवर को आत्मिक जानवर बनाना मुश्किल है। अहम बात यह है कि एक बार जब क्रोध कवच जानवर सच में तैयार हो जाता है तो ये युद्ध सम्राट रैंक के बराबर होगा, जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसे गाड़ी खींचने में इस्तेमाल करना कितनी बर्बादी है। ये डेमन स्लेइंग ब्रांच वाले सच में कमाल हैं। सबकी चर्चाओं के बीच क्रोध कवच जानवर ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके खूंखार दांत खुले थे। उसकी आवाज हैरत अंगेज थी। फिर कारवां के दरवाजे एक के बाद एक खुलते गए और डेमन स्लेइंग ब्रांच की पोशाक पहने मार्शल आर्टिस्ट सबकी नजरों में आ गए। इन मार्शल आर्टिस्टों की ताकत अलग अलग थी, और साफ तौर पर ये डेमन स्लेइंग ब्रांच के प्रतिनिधि थे जो आज मार्ग चर्चा सम्मेलन में हिस्सा ले रहे थे। लेकिन जैसे ही डेमन स्लेइंग ब्रांच के ये मार्शल आर्टिस्ट कारवां से बाहर आए, उन्होंने अपनी सीटों पर जाने की कोई हरकत नहीं की, और बल्कि सबसे बड़ी गाड़ी पर ध्यान लगाए हुए थे, मानो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। उसी पल सबसे बड़ी गाड़ी का दरवाजा धक्के से खुला और फिर एक लंबी सांस बाहर आई। फिर एक पैर दिखा, उसके बाद पूरा शरीर सबकी नजरों में आ गया। ये डेमन स्लेइंग सम्राट है। भगवान, मैं कितना खुशकिस्मत हूं कि डेमन स्लेइंग सम्राट को अपनी आंखों से देख सका। गाड़ी से एक 17 या 18 साल का दिखने वाला खूबसूरत जवान आदमी बाहर आया। उसकी त्वचा गोरी और कोमल थी, और अगर उसकी आंखों के कोनों में बसी जिंदगी की गहराई ना होती तो उसकी असली उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। वो डेमन स्लेइंग सम्राट थे जिनका दिखना कई मार्शल आर्टिस्टों को पागल और हैरान कर गया। कई मार्शल आर्टिस्टों के मन में तो कुछ हद तक उनकी पूजा करने की इच्छा भी जागी, और कुछ तो सीधे घुटनों पर गिर गए। आरब ने भी यह एहसास महसूस किया, लेकिन वो जानता था कि यह डेमन स्लेइंग सम्राट की तकनीक थी। यह डेमन स्लेइंग सम्राट सच में बहुत प्रभावशाली है। आरब मन ही मन कड़वी हंसी हंसा। कुल मिलाकर डेमन स्लेइंग सम्राट के बारे में उसकी कोई अच्छी राय नहीं थी।
इस आदमी की आंखों में अनंत महत्वाकांक्षा भरी थी और ये आसानी से संतुष्ट होने वालों में से नहीं था। उसका जानबूझकर दबाव दिखाना जिससे लोगों का मन उसकी पूजा करने को करे, यही इसका सबूत था। डेमन स्लेइंग सम्राट ने इसी पल हाथ हिलाया और डेमन स्लेइंग ब्रांच के लोगों के साथ अपनी सीट लेने का इरादा किया। लेकिन तभी एक अजीब सी आवाज एक ताने भरे लहजे के साथ उभरी। हे अमरेश, तुम तो बहुत प्रभावशाली हो। क्रोध कवच जानवर और लोगों में पूजा की भावना जगाने की तकनीक के साथ क्या तुम अपना सरनेम भी भूल गए हो? लोग हैरान हुए बिना नहीं रह सके कि इतनी हिम्मत किसकी थी कि डेमन स्लेइंग सम्राट को सीधे उनके नाम से पुकारे और ऐसे ताने से उनका मजाक उड़ाए। डेमन स्लेइंग सम्राट का असली नाम अमरेश है और सब जानते हैं कि वो बाय परिवार से हैं। जब सब ये सोच रहे थे कि इतनी हिम्मत कौन कर सकता है, आसमान में कई शुद्ध बैंगनी लपटें ऊंचाई पर जल रही थीं, बादलों की तरह तैर रही थीं और एक विशाल प्राचीन जहाज को खींच रही थी। जहाज चारों तरफ से नाजुक कवच प्लेटों से घिरा था और ऊपर बाय परिवार के कई सदस्य सवार थे। पूरे जहाज को चलने के लिए दैत्य जानवरों की मदद की जरूरत नहीं थी, जिसने बहुत से लोगों को अवाक कर दिया। ये बाय परिवार है। कई लोगों ने जहाज देखा, जिनमें आरब भी शामिल था, जिसने जहाज पर बाय परिवार के कई जाने पहचाने चेहरे देखे। ये ज्वाला अग्नि प्राचीन जहाज है। कहा जाता है कि यह बाई परिवार के कई खजानों में से एक है और एक सर्वोच्च जुआन त्यान खजाना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई परिवार इस बार इस जहाज को बाहर लाएगा। जहाज की कीमत तो बहुत है, नहीं, यह अनमोल खजाना है। बाई परिवार ने डेमन स्लेइंग सम्राट की शान को पूरी तरह फीका कर दिया है। डेमन स्लेइंग सम्राट का क्रोध कवच जानवर इस ज्वाला अग्नि प्राचीन जहाज के सामने मजाक है। युद्ध सम्राट रैंक का जानवर जो अपने विकास के अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, भला इस सर्वोच्च जुआन त्यान खजाने की तुलना कैसे कर सकता है? ज्वाला अग्नि प्राचीन जहाज देखकर डेमन स्लेइंग सम्राट ने जल्दी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं और डेमन स्लेइंग ब्रांच के लोगों के चेहरे जहाज पर सवार लोगों को देखकर अप्रिय भाव से भर गए। दूसरे लोग भले डेमन स्लेइंग ब्रांच के लोगों से डरते हों, लेकिन बाय परिवार नहीं। न सिर्फ वो नहीं डरते थे, बल्कि उन्होंने डेमन स्लेइंग ब्रांच के लोगों के मन में कुछ हद तक डर भी पैदा कर दिया। जहाज पर सवार लोगों में बाय परिवार के तीनों महान सम्राट मौजूद थे, बैजनाथ, ऋत्विक और बैजयुद्धि। ये तीन अकेले ही डेमन स्लेइंग ब्रांच और बाकी तीन बड़े गुटों को बाय परिवार के सामने झुकाने के लिए काफी थे। जो बोला था वो बैजयुद्धि थे, जिन्होंने इस पल ठंडी फुकार मारी। मैं कहता हूं, अमरेश, कैसे तुम्हें अपना सरनेम और नाम नहीं भूले होंगे, है ना? भाई युद्धि मजाक कर रहे हैं। मैं अपना सरनेम और नाम कैसे भूल सकता हूं? बस इतना है कि इतने सालों में मैं विदेश में रहकर हमेशा बाई परिवार की शाखा की ताकत बढ़ाता रहा हूं और मैं वापस नहीं गया। शायद इससे मेरे बड़े भाइयों के साथ कुछ गलतफहमी हो गई है। डेमन स्लेइंग सम्राट ने हंसते हुए कहा। अच्छा, तो फिर क्या मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए? बैजयुद्धि ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शुक्रिया की बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मेरे बड़े भाइयों का सच में दिल है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। डेमन स्लेइंग सम्राट ने धीरे से हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में ज्यादा डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि बाय परिवार इस समय डेमन स्लेइंग ब्रांच से दुश्मनी मोल नहीं सकता। बाय परिवार मौजूदा हालात से अच्छी तरह वाकिफ था और हालांकि वो गुस्से में थे, फिर भी उनका झगड़ा शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। भाई युद्धि, भाई डेमन स्लेयर, आज का दिन हमारे एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट होने का है। चलो एक दूसरे के प्रति दुश्मनी ना रखें। इसी पल एक और आवाज उभरी। सबने उस दिशा में देखा और देखा कि लोगों का एक समूह बिना ज्यादा ध्यान आकर्षित किए बस हवा में उड़ते हुए आ रहा है। आगे आगे चल रहा शख्स एक मोटा गंजा आदमी था, जो देखने में लगभग प्राचीन किताबों में खोए हुए किसी भिक्षु जैसा लग रहा था। उसके हाथों में बुद्ध माला थी और उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो लोगों को अच्छा महसूस कराती थी। उसने कहा, जैसे कभी मेरी भाई बैजनाथ से कुछ अनबन हुई थी जो अब तक सुलझी नहीं है। हाँ भाई बैजनाथ, इतने लंबे समय बाद मैं आज तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। सब सोचने लगे कि यह शख्स कौन है, लेकिन जल्द ही किसी ने अंदाजा लगा लिया। मैं देख रहा हूं कि मारिया संत और सेक्ट मास्टर यशवीर उनके पीछे हैं। लगता है यह शख्स जरूर दरबार दल के पूर्वज सम्राट महेंद्र हैं, जिन्हें पूर्वी सम्राट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सम्राट महेंद्र की कभी सम्राट बैजनाथ से अनबन हुई थी। ऐसा लगता है कि जवानी में दोनों के बीच हितों को लेकर कुछ छोटे मोटे झगड़े हुए थे।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि महेंद्र का दिल इतना खुला होगा और वो खुद माफी मांगने की पहल करेंगे। लेकिन जब सम्राट महेंद्र माफी मांगना चाहते थे, बैजनाथ का इसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं था और उन्होंने फुंकार मारी और फिर इसकी परवाह करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। इससे सम्राट महेंद्र को थोड़ी अजीब सी स्थिति महसूस हुई, लेकिन उनकी चतुराई आम लोगों से कहीं परे थी, इसलिए वो जल्दी ही सामान्य हो गए। बैजयुद्ध के मन में सम्राट महेंद्र के प्रति कोई नफरत नहीं थी और उन्होंने कहा, भाई महेंद्र, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा और तुम सही कह रहे हो। अब बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट होने का समय है, तो चलो कुछ बातें बाद के लिए छोड़ देते हैं। बैजयूदी के शब्दों में दबदबा भरा था, जो लोगों को डराने वाला था और उन्हें उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं देता था। उनका इतना आत्मविश्वास स्वाभाविक था। पूरे पश्चिमी 42 क्षेत्रों में बैजयूदी का नाम कौन नहीं जानता। बैजयूदी पश्चिमी 42 क्षेत्रों के सबसे ताकतवर मास्टर और सबसे शक्तिशाली महान सम्राट थे। वो अनगिनत सालों से पूरे पश्चिमी 42 क्षेत्रों में अजेय रहे थे। पश्चिमी 42 क्षेत्रों में किसी ने भी उनका सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि डेमन स्लेइंग सम्राट ने भी सिर्फ चुपके से कुछ शब्द कहने की हिम्मत की, न कि सीधे उनका सामना करने की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई युधि, सम्राट महेंद्र ने कहा। ऋत्विक ने हैरानी से कहा, ठीक है दरबार दल के सदस्यों, जल्दी से बैठ जाओ। वैसे हुआंगदाओ सेक्ट का क्या हो रहा है? वो अब तक नहीं आए। ये अजीब है, वो मार्ग चर्चा सम्मेलन में शामिल होने हमारे दरबार दल से पहले निकल गए थे, लेकिन अब तक क्यों नहीं पहुंचे? सम्राट महेंद्र भी हैरान थे। वो आ गए। अचानक बैजयुद्ध ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कई महान सम्राटों ने देखने के लिए अपनी दिव्य आत्माओं से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। कुछ देर बाद ही उन्होंने कुछ हलचल महसूस की। जब उन्होंने बैजयुद्ध को देखा तो वो सब आत्मसंदेह से भर गए। उनकी दिव्य आत्मा का स्तर बैजयुद्ध से कहीं नीचे था। भाई युद्ध की ताकत में फिर से सुधार हुआ है, सम्राट महेंद्र ने कृपापूर्वक मुस्कुराकर कहा। डेमन स्लेइंग सम्राट को फिर से देखें तो वो ऊपर से अप्रभावित लग रहे थे, लेकिन असल में उन्होंने चुपके से अपने माथे का पसीना पोंछ लिया था। जैसा बैजयुद्ध ने कहा, कुछ ही देर में लोगों का एक बड़ा समूह एक के बाद एक आता गया। ये लोग हुआंगदाओ सेक्ट के थे। हुआंगदाओ सेक्ट के सदस्यों ने सुनहरे चोगे पहने थे, जो शानदार दिख रहे थे। उनका नेतृत्व करने वाला शख्स एक अधेड़ आयु का आदमी था, जिसने सुनहरे रंग का चोगा पहना था, जिस पर ड्रैगन और बाघों की कढ़ाई थी, जो एक राजा की आभा बिखेर रहा था। जैसे ही वो प्रकट हुआ, उसने बहुत ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि वो हुआंगदाओ सेक्ट का एक महान सम्राट ताकतवर था। ये सम्राट कालेश्वर हैं, जिन्हें ऑब्सोल्यूट सम्राट भी कहा जाता है। मैं मार्ग चर्चा सम्मेलन में बेकार नहीं आया। मैंने एक ही सांस में 6 महान सम्राट स्तरीय ताकतवर देख ली। सम्राट कालेश्वर ने जोर से हंसते हुए कहा, मेरे दोस्तों, रास्ते में मुझे कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आ गईं, जिससे मुझे थोड़ी देर हो गई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग देर से आने के लिए मुझे दोष नहीं देंगे। भाई कालेश्वर मजाक कर रहे हैं, हम आपको कैसे दोष दे सकते हैं? बैजनाथ ने इस पल कृपापूर्वक मुस्कुराया, जिससे उनके इरादे और भी साफ हो गए। इससे दरबार दल के सम्राट महेंद्र ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई, लेकिन डेमन स्लेइंग सम्राट के चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। आरब ने अपनी भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। उसे यह बहुत अजीब लगा। अजीब, डेमन स्लेइंग सम्राट बहुत ज्यादा शांत लग रहे हैं। क्या उन्हें गठबंधन नेता नहीं बनना है? आरब ने सोचा। दूसरे भले न जाने, लेकिन वो बहुत साफ जानता था कि बाई परिवार का हुआंगदाओ सेक्ट का समर्थन पहले से ही तय था। इसके अलावा अब बैजनाथ का उत्साही रवैया इसे और भी साफ कर रहा था। जब सम्राट महेंद्र चिंतित थे, डेमन स्लेइंग सम्राट उदासीन लग रहे थे, और अगर इससे शक न हो तो अजीब बात होगी। आरब अचानक ठिठक गया। उसने कुछ पाया। कुछ चीजें थीं जिनके बारे में आरब को पूरा भरोसा था। उसके पास कई अनोखी क्षमताएं थीं जो दूसरों के पास नहीं थीं, जैसे निषिद्ध दानव कबीले के सदस्यों को पहचानने की उसकी अनोखी क्षमता। पहले गलती से एक निषिद्ध दानव कबीले के सदस्य को बेनकाब करने के बाद आरब ने उस शख्स की याददाश्त खोजकर उनके भेष बदलने की तकनीकों और विशेषताओं के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली थी। हर भेष में खामियां होती थीं, बस लोगों ने उन्हें खोजा नहीं था या पहचानना नहीं जानते थे। लेकिन आरब इन विशेषताओं को जानता था। मानना पड़ेगा कि निषिद्ध दानव कबीले का भेष अविश्वसनीय रूप से अनोखा और डरावना था। उनके भेष लगभग बेदाग थे और जिस चीज का वो रूप धरते उससे अलग पहचाने नहीं जा सकते थे। फिर भी चाहे उनका नकली रूप कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, नकली तो नकली ही होता है। उनकी 1 दर्जन से ज्यादा साफ पहचान थी
और आरब उन सबको पूरी तरह जानता था। अब जब आरब ने डेमन स्लेइंग सम्राट के माताहतों को देखा तो उसका ध्यान अचानक पास ही खड़े एक आदमी पर चला गया। इस आदमी के होंठ चटकीले लाल और दांत सफेद थे। वो कमजोर और नाजुक लग रहा था, लेकिन उसकी पतली आंखों से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ ये तथ्य कि वो डेमन स्लेइंग सम्राट का दाहिना हाथ हो सकता था बहुत कुछ कहता था। वो आदमी कौन है? आरब ने अपने पास मौजूद झांझर से पूछा। हालांकि झांझर को किसी विश्वकोश के रूप में नहीं गिना जा सकता था और हर किसी के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं थी, फिर भी वो उन ऊंचे स्तर के लोगों के बारे में आसानी से बता सकता था जिन्हें वो अच्छी तरह जानता था। सेक्ट लीडर, वो डेमन स्लेइंग सम्राट के दाहिने हाथ के आदमियों में से एक है। अफवाह है कि वो डेमन स्लेइंग सम्राट का चहेता विदेशी है जिसका नाम आर्यवीर है। जहां तक उसकी सटीक पृष्ठभूमि की बात है कोई नहीं जानता, लेकिन चूंकि वो डेमन स्लेइंग सम्राट का अनुसरण करता है, लोगों को उसकी उत्पत्ति की चिंता नहीं है। जिस बात से इनकार नहीं किया जा सकता वो ये है कि आर्यवीर सच में एक दुर्लभ प्रतिभा है। झांझर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओ, उसकी उत्पत्ति अज्ञात है। आरब ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ बिल्कुल, डेमन स्लेइंग सम्राट बनने से पहले उसका अतीत पूरी तरह से कोरा था, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। कोरे अतीत वाले बहुत से लोग हैं। सेक्ट लीडर, आप क्यों पूछ रहे हैं? झांझर हैरान दिखा। आरब ने हाथ हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ लिया। झांझर ने ज्यादा नहीं सोचा और बस मान लिया कि आरब ने सच में बस यूं ही पूछा था। लेकिन क्या आरब ने सच में बस यूं ही पूछा था? बिल्कुल नहीं। एक कोरा अतीत। आरब ने मन ही मन बुदबुदाया। अगर किसी और का अतीत कोरा होता तो ठीक था, लेकिन आरब को यकीन नहीं था कि आर्यवीर का अतीत सच में कोरा था, क्योंकि आर्यवीर के शरीर पर निषिद्ध दानव कबीले की अनोखी विशेषताएं थीं। अगर सिर्फ एक या दो विशेषताएं होती तो शायद माना जा सकता था, लेकिन निषिद्ध दानव कबीले के भेष में एक ठोस सबूत था। उनके सिर पर दो सींग। ये दो सींग बैल के सींगों जैसे निषिद्ध दानव कबीले की एक विशेषता थे और उनके भेष का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा थे। बेशक एक सामान्य आत्मा स्कैन से कुछ नहीं मिलता, बल्कि एक अनोखी तकनीक की जरूरत थी उनके एक्यूपॉइंट्स में घुसने और उनके अंदर छुपी दानवी ऊर्जा का पता लगाने के लिए। आर्यवीर जरूर ही एक अच्छी तरह से भेष बदले हुए निषिद्ध दानव कबीले का सदस्य था। पहले तो आरब को अपने संदेह को लेकर चिंता थी, लेकिन अब उसे अपने निष्कर्षों पर पूरा यकीन हो गया था। उसने अपने आप से बुदबुदाया, क्या मुझे डेमन स्लेइंग सम्राट को इस बारे में बताना चाहिए? हालांकि डेमन स्लेइंग सम्राट के परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी उनके पास एक निषिद्ध दानव कबीले का सदस्य होना एक बड़ी बात है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन्हें सचेत करूं। अगर वो अनजान रहे तो ये उनके लिए और इंसानी जाति के लिए बुरा होगा। ये सोचते हुए आरब ने अपनी भौहें सहलाईं और सोचने लगा, लेकिन अपने चिंतन के बीच में ही उसे अचानक एक एहसास हुआ और उसकी नजरें आर्यवीर और डेमन स्लेइंग सम्राट पर जम गईं। नहीं, ये गलत है। आरब के चेहरे के भाव और ठंडे हो गए। क्या डेमन स्लेइंग सम्राट आर्यवीर के कोरे अतीत से अनजान है? जब उनके पास साफ पृष्ठभूमि वाले इतने सारे बाई परिवार के सदस्य मौजूद हैं, तो डेमन स्लेइंग सम्राट को अज्ञात मूल के विदेशियों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। क्या डेमन स्लेइंग सम्राट मूर्ख थे? जो लोग उनके स्तर तक पहुंचते हैं वो भरोसा करने और सावधान रहने का सिद्धांत जानते हैं। कोई भी महान सम्राट यूं ही किसी विदेशी पर मेहरबान नहीं होता, खासकर अज्ञात मूल के विदेशी पर। अगर डेमन स्लेइंग सम्राट ने ऐसा किया तो उनके पीछे जरूर कोई गुप्त मकसद रहा होगा। इसके साथ ही शुरू से अब तक डेमन स्लेइंग सम्राट के अप्रभावित भावों को मिलाकर आरब ने एक अविश्वसनीय संभावना के बारे में सोचा। अगर कोई और डेमन स्लेइंग सम्राट होता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो 10,000 हिम्मतों के साथ भी बय परिवार का विरोध करे। वो हाल ही में बना एक महान सम्राट है और उसे 3 अनुभवी महान सम्राटों का विरोध करने से कुछ हासिल नहीं है, बल्कि अगर वो सच में मुख्य परिवार में शामिल हो जाता तो वो चौथा महान सम्राट ताकतवर बन जाता, जिससे बाय परिवार सच्चे अर्थों में पश्चिमी 42 साम्राज्यों को एकजुट कर सकता। उस स्थिति में वो सबसे ऊपर का शासक होता। आरब ने बुदबुदाया, मुझे यकीन नहीं है कि डेमन स्लेइंग सम्राट ये तर्क नहीं देख सकते। जैसे जैसे उसके विचार इस मुकाम तक पहुंचे, आरब ने गहरी सांस ली। मुझे डर है कि बाई परिवार को धोखा देने के लिए डेमन स्लेइंग सम्राट और दक्षिणी क्षेत्र के लोगों के बीच तथाकथित सहयोग खुद
डेमन स्लेइंग सम्राट की बनाई हुई कहानी के सिवा कुछ नहीं है। क्या वो निषिद्ध दानव कबीले के साथ मिले हुए हैं? आरब जितना सोचता उतना ही यह संभव लगता। डेमन स्लेइंग सम्राट, डेमन स्लेइंग सम्राट। किसी और उपाधि की बजाय इस आदमी ने डेमन स्लेइंग नाम चुना। पहली नजर में वो एक नेक, लौह रक्त वाला आदमी लगता है, लेकिन अब सोचने पर क्या यह सच छुपाने की कोशिश नहीं थी? आरब जितना सोचता उतना ही चौंकता। कुछ देर बाद ही उसने आखिरकार अपनी भौहें सहलाईं। मैं अब भी पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि डेमन स्लेइंग सम्राट के साथ कोई समस्या है, क्योंकि अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन मुझे आर्यवीर को बेनकाब करने का कोई रास्ता जरूर ढूंढना होगा। इसके लिए मुझे ध्यान से सोचना होगा कि कैसे आगे बढ़ूं। इसी उधेड़बुन के बीच सभी बड़ी ताकतें तैयार थीं और आयोजक के रूप में दरबार दल ने बोलना शुरू किया। सबसे पहले बोलने वाले स्वाभाविक रूप से सम्राट महेंद्र थे। हालांकि यशवीर दरबार दल के सेक्ट लीडर थे, दरबार दल का असली कर्ता धर्ता वो नहीं थे। ये वैसा ही था जैसे डेमन स्लेइंग सम्राट डेमन स्लेइंग ब्रांच के प्रमुख नहीं थे। इसी पल सम्राट महेंद्र आगे बढ़े, कृपापूर्वक मुस्कुराते हुए दूर दूर से आए सभी मेहमानों को मार्ग चर्चा सम्मेलन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये हमारे दरबार दल के लिए और हुआंगदाओ सेक्ट, डेमन स्लेइंग ब्रांच और बाई परिवार के लिए भी सम्मान की बात है। आज हम सब इस मार्ग चर्चा सम्मेलन को आयोजित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारा मकसद क्या है? मुझे यकीन है कि आप सब जवाब जानते हैं। निषिद्ध दानव कबीला। अपनी बात खत्म करने के बाद सम्राट महेंद्र के चेहरे के भाव और भी उदास हो गए। सालों पहले निषिद्ध दानव कबीला अचानक हमारी इंसानी सीमाओं पर प्रकट हो गया। दया और न्याय की भावना से हम इंसानों ने उन्हें खत्म नहीं किया, बल्कि हमें उम्मीद थी कि वो शांति से रहेंगे, अपना इलाका बनाए रखेंगे और हम इंसानों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हमने एक बहुत बड़ी गलती की। जो हमारी जाति के नहीं है, उनके इरादे हमेशा अलग होते हैं। निषिद्ध दानव कबीला एक महत्वाकांक्षी और अतृप्त भेड़िया है। सम्राट महेंद्र के शब्दों ने कई ताकतों के बीच प्रतिध्वनि पैदा कर दी। कोई भी अपने आप को बुरा नहीं मानता, और हालांकि कई लोग छोटी छोटी बातों में रास्ता बदल लेते हैं, बड़ी भलाई की बात आने पर उनका रुख अटल था। लेकिन सब जानते थे कि स्थिति उतनी सरल नहीं हो सकती जितनी सम्राट महेंद्र ने बताई थी, और इसलिए कुछ समय से किसी ने कोई बयान नहीं दिया था। आखिर जब सालों पहले निषिद्ध दानव कबीला प्रकट हुआ था, तो ये इंसानों की दया नहीं थी जिसने उन्हें जीने का मौका दिया, बल्कि इसकी वजह यह थी कि विभिन्न ताकतें एकजुट नहीं हो सकी थीं। सम्राट महेंद्र साफ तौर पर जानते थे कि इन सरल शब्दों से विभिन्न ताकतों को प्रभावित करना आसान नहीं होगा। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, हमें पहले से ही सटीक जानकारी मिल चुकी है और हमने पक्का कर लिया है कि निषिद्ध दानव कबीले की महत्वाकांक्षाएं हमारे इंसानी इलाकों तक फैल चुकी हैं। उन्होंने हमारी जमीनों पर आक्रमण करने के लिए भेष तक बदल लिया है। हम इंसान ऐसी महत्वाकांक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं जिम्मेदारी से आपको बता सकता हूं कि युद्ध किसी भी समय शुरू हो सकता है और निषिद्ध दानव कबीले के खूंखार दांत किसी भी पल उजागर हो सकते हैं। क्या स्थिति इतनी गंभीर है? कई लोगों ने हैरानी से कहा, यकीन नहीं कर पाए। क्या यह बहुत जल्दी नहीं है? मुझे पहले लगता था कि निषिद्ध दानव कबीले का इंसानों से युद्ध करने का विचार एक मजाक था। वो क्या सोच रहे हैं? हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर युद्ध छिड़ जाता है तो ये दोनों पक्षों के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? कई ताकतों ने तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही अपना जोश खो दिया। ये देखकर सम्राट महेंद्र ने ठंडी फुंकार मारी। सब लोग, हालांकि निषिद्ध दानव कबीला डरावना है, लेकिन यह दूसरों की दया नहीं है जिसने हमें हजारों सालों या उससे भी ज्यादा समय से इन सीमांत भूमियों पर राज करने दिया है। ये हमारी अपनी काबिलियत है। अगर निषिद्ध दानव कबीला हमला करने की हिम्मत करता है तो हम इंसानों को अपनी गरिमा की रक्षा के लिए हथियार उठाने चाहिए और उन्हें कुचल देना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि इस क्षेत्र का असली राजा कौन है। सम्राट महेंद्र के शब्दों ने बहुत से लोगों को शांत कर दिया जो पहले युद्ध से डर रहे थे। सचमुच इस भूमि पर राज करने की उनकी काबिलियत दूसरों की दया की वजह से नहीं, बल्कि उनकी अपनी ताकत की वजह से थी। उन्हें डरने की क्या जरूरत थी? ये देखकर कि लोगों के दिल धीरे धीरे शांत हो रहे थे, सम्राट महेंद्र ने राहत की सांस ली और कहा, लेकिन सिर्फ कुछ ताकतों की संयुक्त शक्ति निषिद्ध दानव कबीले का पूरी तरह से विरोध करने के लिए काफी नहीं है। उस वक्त हमने निषिद्ध दानव कबीले को अपने इंसानी इलाकों में पनपने क्यों दिया था? क्योंकि इंसानों की राय एकजुट नहीं थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है।
हमें निषिद्ध दानव कबीले को खत्म करना ही होगा और उनकी महत्वाकांक्षाओं को फैलने से रोकना होगा। इसलिए हमारा दरबार दल, हुआंगदाओ सेक्ट और डेमन स्लेइंग ब्रांच, साथ ही बाई परिवार पूरे पश्चिमी 42 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे और विभिन्न गुटों से जुड़कर निषिद्ध दानव कबीले के खिलाफ एक गठबंधन स्थापित करेंगे। एक गठबंधन? बहुत से लोग सोचने लगे। सम्राट महेंद्र ने जारी रखा, सब लोग ध्यान से सोचिए। निषिद्ध दानव कबीले के खिलाफ लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि सबका मामला है। अगर कोई ताकत गठबंधन में शामिल होने और निषिद्ध दानव कबीले के खिलाफ सहयोग करने को तैयार है, तो मुझे आपका दृढ़ संकल्प देखने दीजिए। सम्राट महेंद्र के शब्दों ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं ली और ज्यादातर ताकतें अनिर्णय की स्थिति में पड़ गईं। आखिर विभिन्न ताकतों के मुखिया मूर्ख नहीं थे। वो पहले क्या समस्या सोच रहे थे? ये फायदों का बंटवारा था। हर कोई निषिद्ध दानव कबीले को मारना चाहता था, लेकिन गठबंधन बनने के बाद फायदों का बंटवारा एक समस्या थी। वो तोप का चारा बनकर कुछ हासिल नहीं करना चाहते थे। ये देखकर सम्राट महेंद्र के चेहरे के भाव कुछ अजीब हो गए। लेकिन 3 बड़ी ताकतें मार्ग चर्चा सम्मेलन के लिए तैयार थीं। सम्राट महेंद्र की आंखें घूमी और अगले ही पल उनके मातहत एक के बाद एक खड़े हो गए। मुझे लगता है कि सम्राट महेंद्र सही हैं। हम उनके विचारों का पालन करने को तैयार हैं। निषिद्ध दानव कबीला नमकहराम है और अगर हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे तो वो नहीं समझेंगे कि इस क्षेत्र का असली राजा कौन है। हाँ, निषिद्ध दानव कबीला हमारी जाति का नहीं है और हमें उनका घमंड तोड़ना ही होगा। एकता, बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट। दरबार दल से जुड़ी ये ताकतें स्वाभाविक रूप से दरबार दल का हिस्सा थीं, इसलिए उन्हें पहले बोलने में कोई हिचक नहीं थी। हम सम्राट महेंद्र और 3 बड़ी ताकतों के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। अग्निधारा संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले आरब ने भी एक बयान दिया। जैसे जैसे दरबार दल के अधीन ताकतों ने एक के बाद एक अपनी स्थिति स्पष्ट की, डेमन स्लेइंग ब्रांच और हुआंगदाओ सेक्ट के मातहतों ने भी जल्दी से अपनी स्थिति बता दी। सिर्फ कुछ तटस्थ ताकतें बची थीं, जो एक दूसरे को हैरानी से देख रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पलक झपकते ही ज्यादातर ताकतों ने अपनी स्थिति साफ कर दी थी। ये तटस्थ ताकतें 3 बड़ी ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती थीं, जिन्होंने मार्ग चर्चा सम्मेलन से पहले ही अपनी चालें चल दी थीं। अब जबकि गठबंधन के मामले पर ज्यादातर ताकतें पहले ही प्रतिक्रिया दे चुकी थीं, ये तटस्थ ताकतें भला मानने की हिम्मत कैसे नहीं कर सकती थीं। हम भी प्रतिक्रिया देंगे। 3 बड़ी ताकतों के नक्शे कदम पर चलें, गठबंधन की स्थापना का समर्थन करें। कोई रास्ता न पाकर कई तटस्थ ताकतों को समझौता करना पड़ा और ऐसा कहना पड़ा। ये देखकर सम्राट महेंद्र ने संतोष से अपनी दाढ़ी सहलाई। उन्हें यकीन नहीं था कि वो इन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकते। बेशक कुछ जिद्दी लोग अब भी थे। हालांकि कई तटस्थ शक्तियों ने समझौता करना चुना, फिर भी उनमें से कुछ ने कहा, सम्राट महेंद्र, हम आपकी पसंद का सम्मान करते हैं और गठबंधन और इंसानों के लिए योगदान देने को बहुत इच्छुक हैं। लेकिन आपको पहले हमें यह बताना होगा कि फायदों का बंटवारा कैसे होना चाहिए। हम बिना किसी फायदे के तोप का चारा नहीं बनना चाहते। सम्राट महेंद्र ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि कोई न कोई ऐसा सवाल पूछेगा और उन्होंने अपना जवाब तैयार कर लिया था। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, चिंता मत करो। चूंकि हम एक गठबंधन स्थापित कर रहे हैं, हमारी किस्मत साझा है। तोप के चारे की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक फायदों के बंटवारे की बात है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब समय आएगा तब आप संतुष्ट होंगे। सम्राट महेंद्र के शब्द ऊपर से आश्वस्त करने वाले लग रहे थे, लेकिन असल में वो सिर्फ सतही थे और उन्होंने कोई गारंटी नहीं दी। सरल शब्दों में कहें तो उन्हें वजन के साथ या बिना वजन के लिया जा सकता था। विभिन्न ताकतें जरूर ये सुन सकती थीं, लेकिन अब जब बात इस मुकाम तक आ गई थी तो मना करना सिर्फ मुसीबत को बुलावा देता। कई ताकतें जानती थीं कि उनके पास समझौता करने के सिवा कोई चारा नहीं है। आखिर में वो सभी ताकतें जो मार्ग चर्चा सम्मेलन में शामिल होने आई थीं, उन्होंने गठबंधन में शामिल होने का चुनाव किया। ये देखकर 3 बड़ी ताकतें धीरे धीरे सहज हो गईं। फिर सम्राट महेंद्र ने आखिरकार कहा, हमारे गठबंधन के प्रति सबकी सक्रिय प्रतिक्रिया ने मुझे बेहद संतुष्ट किया है। इससे पता चलता है कि जब बड़ी भलाई की बात आती है तब भी सबका रुख दृढ़ है। हालांकि गठबंधन स्थापित हो गया है, ये बिना नेता के नहीं रह सकता। अब हम गठबंधन नेता की स्थापना करेंगे। हमारा मूल इरादा बाई परिवार को नेता के रूप में सुझाने का था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसलिए हमारा दरबार दल, हुआंगदाओ सेक्ट
और डेमन स्लेइंग ब्रांच आज यहां गठबंधन नेता की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। थोड़ी देर बाद हम सभी को खाली बांस की पर्चियां बांटेंगे। आप उस पर्ची पर उस शक्ति का नाम लिख सकते हैं जिसे आप समर्थन करते हैं और फिर उसे इस पूल में डाल दें। उस समय बाई परिवार एक निष्पक्ष पक्ष के रूप में कार्य करते हुए सबसे अधिक वोट पाने वाली शक्ति की घोषणा ईमानदारी और न्याय के साथ करेगा। सम्राट महेंद्र ने दयालुता से कहा। सभी समझ गए कि क्या हो रहा है, लेकिन तीनों गुटों के बीच गठबंधन नेता की स्थिति को लेकर होने वाली प्रतिस्पर्धा के बारे में बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार वहां सम्राट स्तर के योद्धा मौजूद थे और उनके पास उस स्तर का कोई नहीं था जो गठबंधन नेता की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा कर सके। यहां तक कि अगर वे चुने भी जाते तो ये एक घातक चुनाव होता। जल्द ही सम्राट महेंद्र ने अपने लोगों को खाली बांस की पर्चियां बांटने का आदेश दिया। सभी ने पर्चियां लीं और अपने अपने हिसाब लगाने लगे। दरअसल अधिकांश सहायक दल अनिवार्य रूप से उस शक्ति का नाम लिखते जिसका वे अनुसरण करते थे। अब सभी शक्तियां तटस्थ शक्तियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में लगी थीं। कौन सी तटस्थ शक्ति किसका समर्थन करेगी, यही सबसे अहम बात थी। आखिरकार एक या दो तटस्थ शक्तियां शायद ज्यादा मायने न रखती हों, लेकिन जब उन्हें एक साथ जोड़ा जाए तो बात अलग हो जाती है। अधिकांश तटस्थ शक्तियां चिंतित थीं, हालांकि ये सोचते हुए कि इस बार उनका समर्थन पूरी तरह गोपनीय रहेगा, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मन की बात लिख दी। सभी ने अपनी अपनी बांस की पर्चियां बंद करके पूल में डाल दी। लगभग 1 घंटे बाद जब सभी शक्तियों ने मतदान पूरा कर लिया तो पहले खाली पड़ा पूल बांस की पर्चियों से भर चुका था। अब बाई परिवार के काम करने का समय था। ऋत्विक, जो अपनी कुर्सी पर बैठे थे, तुरंत उठे और हल्के से हाथ हिलाया। उसी क्षण पूल में मौजूद बड़ी संख्या में बांस की पर्चियां उनकी तरफ उड़ने लगी। पर्चियों पर लगे प्रतिबंध खुद टूट गए और ऋत्विक की आंखों से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी, मानो वे पर्चियों पर लिखी हर बात अपने दिमाग में उकेर रहे हों। बस एक नजर में पर्चियां वापस पूल में उड़ गईं। सब देखने के बाद ऋत्विक का भाव बिल्कुल नहीं बदला। ये देखकर आरब के माथे पर बल पड़ गए। उन्हें लगा कि दरबार दल मुश्किल में है, क्योंकि शुरू से ही ऋत्विक को पता था कि दैत्य असुर कबीला पहले से तैयार था और इस बार उसे बड़ा फायदा होगा। अब जब ऋत्विक का भाव नहीं बदला तो इसका मतलब था कि हालात ठीक वैसे ही थे जैसी उन्होंने उम्मीद की थी। जल्द ही ऋत्विक ने कहा, मैंने परिणाम गिन लिए हैं। पहले भाई महेंद्र, आपके दरबार दल को 187 वोट मिले हैं। इतने कम? सम्राट महेंद्र चिल्ला उठे। उनके पास 150 से ज्यादा सहायक शक्तियां थीं, लेकिन उन्हें थोड़े से 180 वोट ही मिले। वे संतुष्ट नहीं हो सकते थे। उन्हें पता था कि उन्होंने हाल ही में उन तटस्थ शक्तियों के प्रति कई बार दयालुता दिखाई थी। सम्राट ऋत्विक ने कहा, पर्चियां अभी भी पूल में हैं। भाई महेंद्र, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर देख सकते हैं। दैत्य असुर कबीले के सम्राट कालेश्वर ने जोर से कहा, भाई महेंद्र, क्या आप भाई ऋत्विक के चरित्र पर संदेह कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सम्राट महेंद्र मूल रूप से खुद जांच करना चाहते थे, लेकिन अंत में उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। वे अच्छी तरह जानते थे कि ऋत्विक इस मामले में कोई हेराफेरी नहीं करेंगे। ऋत्विक ने फिर कहा, डीमन स्लेइंग ब्रांच को 121 वोट मिले। इस वोट संख्या पर कई शक्तियां आहें भरने लगीं। डीमन स्लेइंग एम्परर का चेहरा भी तुरंत काला पड़ गया। हालांकि पहली नजर में यह उदासी सच्ची लगती थी, लेकिन जितना ज्यादा अरब ने देखा, उन्हें उतना ही लगा कि डीमन स्लेइंग एम्परर का भाव एक नाटक जैसा है। उसी समय डीमन स्लेइंग एम्परर की तरफ अचानक उनके बाएं हाथ के आदमी आर्यवीर ने भौंचक होकर कहा, सम्राट, वहां खड़ा वह लड़का कौन है? वो? उसका नाम अग्नि है। क्या बात है? डीमन स्लेइंग एम्परर हैरान हुए। आर्यवीर ने जिस व्यक्ति पर ध्यान दिया वह अरब थे। आर्यवीर ने पूछा, उसके बारे में क्या? डीमन स्लेइंग एम्परर ने आलस से कहा, मुझे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस लड़के ने कुछ समय पहले दैत्य असुर कबीले के पूर्व नंबर एक प्रतिभाशाली नागेश्वर को एक ही चाल से हरा दिया था। यह काफी उत्कृष्ट किरदार होना चाहिए। क्यों आर्यवीर, क्या तुम्हें अचानक उसमें दिलचस्पी हो गई? मुझे स्पष्ट सा लग रहा है कि वह मुझ पर और सम्राट पर काफी ध्यान दे रहा है। आर्यवीर ने कहा। ओह, ऐसी बात है? डीमन स्लेइंग एम्परर ने आंखें सिकोड़ लीं। उन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से कुछ छोटे किरदारों की नजरों की परवाह नहीं होती। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं।
छोटी मछलियों का बड़े लोगों को देखना और उनकी प्रशंसा करना सामान्य है, मुझे हमेशा लगता है कि उसके आसपास एक खतरनाक आभा है जो मुझे बुरी तरह का पूर्वाभास दे रही है, आर्यवीर ने बड़बड़ाया। हो सकता है। डीमन स्लेइंग एम्परर ने यह सुनकर भौहें उठाईं और कहा, आर्यवीर, शायद तुम ज्यादा सोच रहे हो। मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। उसी समय सभी की नजरें सम्राट ऋत्विक पर टिकी थीं, जिनमें सम्राट महेंद्र भी शामिल थे। सभी उत्सुक थे कि ऋत्विक दैत्य असुर कबीले के लिए कितने वोट घोषित करेंगे। सम्राट ऋत्विक को बात लंबी खींचने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, भाई, कालेश्वर के दैत्य असुर कबीले को 371 वोट मिले हैं। जैसे ही ये शब्द गिरे, भीड़ में हलचल मच गई और बहुत से लोग पूरी तरह चौंक गए। 371 वोट दरबार दल और डीमन स्लेइंग ब्रांच दोनों को मिले वोटों से भी ज्यादा। ये कैसे संभव है? सम्राट महेंद्र से रहा नहीं गया। वे उठ खड़े हुए और सम्राट कालेश्वर को देखने लगे। सम्राट कालेश्वर हालांकि शांति से मुस्कुरा रहे थे। भाई महेंद्र, शांत हो जाइए। हमारे दैत्य असुर कबीले को ज्यादा वोट मिले हैं, जो जनता की इच्छा का प्रतीक है। इस तथ्य को स्वीकार करें। सभी मानते हैं कि हमारा दैत्य असुर कबीला गठबंधन नेता होना चाहिए, इसलिए अल्पसंख्यक को बहुमत का पालन करना चाहिए। अगर सम्राट महेंद्र अब तक ये नहीं समझ पाए कि दैत्य असुर कबीले ने इसके लिए तैयारी की थी, तो वे सच में बेवकूफ होते। हालांकि वे सोच रहे थे कि इस बार इतने सारे वोट बटोरने के लिए सम्राट कालेश्वर ने कितना कुछ दांव पर लगाया होगा। ये बात कुछ छोटे मोटे एहसानों से हासिल नहीं की जा सकती। दरअसल सम्राट कालेश्वर का दिल भी अभी दर्द कर रहा था, लेकिन बढ़त हासिल करने के लिए ये सब सहन करना उचित था। सम्राट महेंद्र स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दे सकते थे। सम्राट महेंद्र ने दांत पीसते हुए कहा, छोटे भाई कालेश्वर, यह सच है कि आपके दैत्य असुर कबीले को ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे गठबंधन नेता बन सकते हैं। यह सच है कि अल्पसंख्यक को बहुमत का पालन करना चाहिए, लेकिन नियमों के अनुसार हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि ताऊ चर्चा समाप्त न हो जाए और अंतिम अंक गठबंधन नेता का निर्धारण करेंगे। सम्राट महेंद्र स्पष्ट रूप से आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। सम्राट कालेश्वर भी नियम जानते थे। गठबंधन नेता की स्थिति के लिए केवल वोट प्राप्त करना पर्याप्त नहीं था। हालांकि उनका भाव बहुत शांत था और उन्होंने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई महेंद्र, अगर आप इस तरह से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं तो आइए करते हैं। फिर सम्राट कालेश्वर जोर से हंसे। उनकी हंसी खुद पर पूर्ण आत्मविश्वास से भरी थी। एकमात्र दिलचस्प बात यह थी कि चाहे सम्राट कालेश्वर और सम्राट महेंद्र कितना भी जोरदार बहस करें, दैत्यबद्ध सम्राट का हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं दिखता था, मानो उनके मन में गठबंधन नेता की स्थिति के लिए कोई इच्छा ही ना हो। सभी ने स्वाभाविक रूप से देखा कि दैत्यबद्ध सम्राट का भाव शांत था और उन्होंने सोचा कि दैत्यबद्ध सम्राट ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां उनकी कोई इच्छा नहीं है और गठबंधन नेता की स्थिति पर कोई बुरी नजर नहीं है। केवल आरब अलग थे। जितना ज्यादा वे डीमन स्लेइंग सम्राट को देखते, उतना ही उन्हें लगता कि कोई षड्यंत्र चल रहा है। क्या वाकई डीमन स्लेइंग सम्राट को इसकी कोई परवाह नहीं थी? आरब के मन में विचारों की आंधी उठ रही थी, लेकिन उन्होंने डीमन स्लेइंग सम्राट पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। वे जानते थे कि उन जैसे सम्राट के तरीके असाधारण होते हैं। अगर वे और गहराई से देखते तो हो सकता है कि डीमन स्लेइंग सम्राट उन्हें पकड़ लेते। भाई ऋत्विक, क्यों ना आप यहां उपस्थित सभी को आगे की ताऊ चर्चा सम्मेलन की प्रक्रिया समझाएं, सम्राट महेंद्र ने विनम्रता से कहा। ऋत्विक ने सिर हिलाया, हाथ पीठ पर बांधकर बोले, अभी भाई महेंद्र और भाई कालेश्वर दोनों ने कहा है कि हालांकि वोटों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वे पूर्ण नहीं हैं। गठबंधन नेता के पद के अंतिम स्वामित्व का फैसला करने के लिए हमने विशेष रूप से 3 प्रतियोगिताएं तैयार की हैं। पहली, मतदान जनता के समर्थन को आंकती है। स्पष्ट रूप से दैत्य असुर कबीले का ज्यादा समर्थन है। दूसरा और तीसरा मूल्यांकन ये परखने के लिए है कि संबंधित शक्तियों के प्रतिभागी कितने अभिजात और शक्तिशाली हैं। आखिरकार दैत्य असुर कबीले से लड़ने में न केवल संख्या बल्कि गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग ऋत्विक, अंतिम 2 प्रतियोगिताओं के तरीके क्या हैं? किसी ने पूछा। ऋत्विक ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले दूसरी प्रतियोगिता के लिए मित्रता पर जोर देने के कारण हम युद्ध पूर्वज रैंक के योद्धाओं को भाग लेने की अनुमति नहीं देंगे
और इन 2 मूल्यांकनों में भाग लेने के लिए साधना 100 साल से कम होनी चाहिए। ये सुनकर बहुत से योद्धाओं को आश्चर्य नहीं हुआ और उन्हें ये नियम अप्रत्याशित नहीं लगा, क्योंकि अगर युद्ध पूर्वज रैंक के योद्धाओं को हाथ उठाने की अनुमति दी जाती तो चीजें बहुत जटिल हो जाती। हर युद्ध पूर्वज रैंक के योद्धा के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थीं जिन्हें पृथ्वी हिला देने वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे पहाड़ हिला सकते हैं और समुद्र पलट सकते हैं। अगर वे वास्तव में लड़ने लगते तो अंदाजा नहीं था कि दूसरे पहलुओं से निपटने के लिए कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती। इसके अलावा युद्ध पूर्वज रैंक के योद्धा विभिन्न दलों के अभिजात थे और जीत हार में हर कोई अपना चेहरा बचाना चाहता था। इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से युद्ध सम्राट रैंक के योद्धाओं को भाग लेने देने का फैसला किया। जहां तक 100 साल की आयु सीमा की बात है, यह पूरी तरह निष्पक्षता के लिए था। इस विभाजन के साथ हर कोई जीत हार के परिणाम को स्वीकार करेगा। ऋत्विक ने कहा, इस दूसरी प्रतियोगिता में यह प्रत्यक्ष प्रकृति की है। 3 प्रमुख गुट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रत्येक 50 प्रतिभागी चुन सकते हैं। जो अंततः अपनी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए पहला स्थान जीतेगा, वह दूसरे मूल्यांकन का विजेता माना जाएगा। ये सुनकर आरब चुपके से सोचने लगे। पहले वे थोड़े चिंतित थे, लेकिन 100 साल की आयु सीमा के बारे में सुनने के बाद उन्हें कुछ राहत मिली। अगर साधना की आयु सीमा 100 साल से कम रहती है तो उनके पास दरबार दल की मदद करने के कुछ अवसर होने चाहिए। बेशक शर्त यह थी कि यशवीर उन्हें चुनेंगे या नहीं, उनकी कम साधना अवधि को देखते हुए। और तीसरा मूल्यांकन? किसी ने उत्सुकता से पूछा। तीसरे मूल्यांकन के बारे में सुनकर ऋत्विक के माथे पर धीरे धीरे बल पड़ गए। फिर उन्होंने कहा, तीसरा मूल्यांकन युद्ध पूर्वज रैंक के योद्धाओं को भाग लेने से मना करता है, लेकिन यह एक सीधी अखाड़ा प्रतियोगिता नहीं है। इसके बजाय हम एक निषिद्ध दानव को मुक्त करेंगे। क्या? एक निषिद्ध दानव? क्या हो रहा है? बहुत से लोग चौंक गए। ऋत्विक ने इत्मीनान से कहा, क्या आप अभी भी नहीं समझे? हम भविष्य में क्या करने वाले हैं? हम युद्ध भूमि में जाने और दैत्य असुर कबीले से लड़ने वाले हैं। आपको दैत्य असुर कबीले को मारने की अपनी क्षमता साबित करनी होगी और दिखाना होगा कि आप और जिस गुट का आप समर्थन करते हैं दानवों को मारने में सक्षम। यह सुनकर सभी को अचानक एहसास हो गया। हालांकि कमजोर नसों वाले कुछ लोगों को दैत्य असुर कबीले के बारे में सोचकर डर लगा। यह हमेशा से ऐसा ही रहा है। लोग अपनी जाति का सामना करते समय बहादुर होते हैं, लेकिन विदेशी जाति के सामने डर जाते हैं। ठीक है, मैंने नियम बता दिए। अब प्रमुख शक्तियां अपने प्रतिभागी चुनना शुरू करें। इसके बाद हम दूसरी प्रतियोगिता शुरू कर सकते हैं, ऋत्विक ने आदेश दिया। यह सुनकर तीनों प्रमुख शक्तियों ने बिना किसी देरी के अपने प्रतिभागियों का चयन शुरू कर दिया। हम दूसरे मूल्यांकन के बारे में नहीं जानते, लेकिन तीसरे मूल्यांकन में डीमन स्लेइंग ब्रांच का निश्चित रूप से फायदा है। कई लोगों ने कभी दानव नहीं मारे, लेकिन डीमन स्लेइंग एम्परर ने दानवों को वैध रूप से मारकर अपना नाम बनाया है। बिल्कुल सही। डीमन स्लेइंग एम्परर के मन में दानवों के प्रति गहरी घृणा है और वे उन्हें देखते ही मारने की कसम खाते हैं। डीमन स्लेइंग एम्परर के अधीन लोगों को दानव वध का काफी अनुभव होगा। यह सुनकर डीमन स्लेइंग एम्परर के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने आदेश दिया, आर्यवीर, तुम दूसरी और तीसरी प्रतियोगिता में आगे रहोगे। तुम्हारे कौशल के स्तर से इन दोनों मूल्यांकनों को जीतना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहें सम्राट, चूंकि मैं आपकी मदद करने आया हूं, मैं निश्चित रूप से वह सब कुछ हासिल करने में आपकी मदद करूंगा जो आप चाहते हैं। आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छा है। डीमन स्लेइंग एम्परर ने आंखें सिकोड़ लीं। इस समय आरब जल्दी में कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी नजरें डीमन स्लेइंग एम्परर और आर्यवीर पर केंद्रित थीं। उन्होंने सुना था कि दूसरों का कहना है कि डीमन स्लेइंग एम्परर ने अनगिनत दानव मारे हैं और उनके प्रति गहरी घृणा है, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि जितना ज्यादा डीमन स्लेइंग एम्परर इसे छुपाने की कोशिश करते, उतना ही ज्यादा खुलासा होता था। इस युग में जब इंसान और दैत्य असुर कबीला एक दूसरे के खिलाफ कम ही कार्रवाई करते हैं और जब किसी के लिए भी किसी दानव से सामना करना मुश्किल है, तो डीमन स्लेइंग एम्परर इतने भाग्यशाली कैसे थे कि बार बार दैत्य असुरों को मारते रहे। जब वे सोच में डूबे थे, अचानक एक मुलायम और चंचल आवाज उभरी, युवा मालिक अग्नि। आरब ने ऊपर देखा और पाया कि उन्हें बुलाने वाली और कोई नहीं, मारिया थी। मिस मारिया, आरब ने कहा। मारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मालिक अग्नि, दल नेता आपसे उनके पास आने को चाहते हैं।
आप पहले से दोनों प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों की सूची में हैं, इसलिए आपको पूरा प्रयास करना होगा। यह सुनकर कई लोग ईर्ष्या से भर गए। ये व्यक्ति कौन है जिसे इतना सम्मान मिल रहा है? पवित्र कन्या द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाना। अगर मैं इस व्यवहार का अनुभव कर सकता तो मरकर भी इसे सार्थक मानता। पवित्र कन्या द्वारा व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया जाना एक ऐसा व्यवहार है जिसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। जिनलिंग पवित्र कन्या की मुस्कान देखकर कई लोग उसमें डूब गए। आरब ने नाक छुई। उन्हें मानना पड़ा कि जिनलिंग पवित्र कन्या वाकई बहुत सुंदर लग रही थी जब वे मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। युवा मालिक अग्नि, मारिया ने पानी जैसी साफ आंखों से कहा। इस तरह आरब और मारिया साथ साथ दरबार दल के क्षेत्र में आए। मारिया के मार्गदर्शन में आरब जल्दी से यशवीर के पास पहुंचे। यशवीर के पास कई लोग खड़े थे। यह स्पष्ट था कि वे सभी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जिम्मेदार थे। उनकी उम्र अलग अलग थी, लेकिन साधना के वर्ष सभी के 100 से कम होने चाहिए थे। उनकी शक्ति अलग अलग थी, जिसमें सबसे कमजोर युद्ध सम्राट रैंक से आधा कदम दूर तक पहुंचा था और सबसे शक्तिशाली युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे और चौथे स्तर तक भी पहुंचा था। ये लोग दरबार दल के अभिजात होने चाहिए थे, साथ ही उनके संबद्ध दलों के शक्तिशाली लोग भी। आरब स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि इन लोगों का उनके प्रति रवैया बहुत मित्रवत नहीं था। उन्हें सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं थी और वे जानते थे कि ये मारिया से संबंधित होना चाहिए। दरबार दल की पिछली पीढ़ियों या उससे पहले की पीढ़ियों के ये उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग मारिया के बारे में अन्य विचार न रखते हों, यह संभव नहीं था। यहां तक कि नागेश्वर भी इस मामले में दखल देना चाहते थे, तो दरबार दल के लोगों की तो बात ही क्या। दुर्भाग्य से मारिया हमेशा खुद को सबसे अलग रखती थी। उनकी भावनाओं के प्रति उदासीन रहती थी, जिससे वे निराश रह जाते। फिर भी कोई भी मारिया का दिल नहीं जीत सका, इसलिए सभी चुप रहे। लेकिन अब आरब आए। आरब का आना इस स्थिति को बिगाड़ गया। जिसकी आंखें थीं, जो मूर्ख नहीं था, वह आरब और मारिया के बीच के सूक्ष्म संबंध को देख सकता था। यह स्पष्ट था कि मारिया आरब का बेहतर ख्याल रखती थी। कई लोगों को इसे स्वीकार करना मुश्किल था और वे ये मानने को तैयार नहीं थे। यही कारण था कि हमारे पास वर्तमान दृश्य था, जहां हर कोई आरब को सूक्ष्म दुश्मनी से देख रहा था। वे नहीं जानते थे कि आरब कहां से आए, लेकिन यह मानना उनके लिए असंभव था कि आरब उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। युवा मित्र अग्नि, आपका यहां आना बहुत अच्छा हुआ। दूसरे दौर की परीक्षा में प्रत्येक शक्ति को अपने 50 अभिजात खिलाड़ी भेजने होंगे। मैंने आपके बारे में पहले से सोच रखा था और आपको हमारे दरबार दल को चमकाने में मदद करनी होगी। हम दैत्य असुर कबीले को हमसे फायदा नहीं उठाने दे सकते, यशवीर ने कहा। जहां तक सम्राट महेंद्र की बात थी, उन्हें किसी ने नहीं देखा था, जो काफी सामान्य था। यशवीर इन छोटी छोटी बातों को संभालने के प्रभारी थे। यही एक दल नेता करता है। यशवीर की यह बात सुनकर आरब ने सिर हिलाया। आपकी दयालुता का धन्यवाद, यशवीर। बोलने के बाद वे भीड़ में खड़े हो गए, एक महत्वहीन व्यक्ति की तरह। यशवीर का आगे जारी रखने का कोई इरादा नहीं था। हालांकि वे चाहते थे कि आरब प्रतिस्पर्धा करें और उन्हें अपने अभिजात सेनानियों में से एक मानते थे, लेकिन वे वास्तव में आरब को अपनी मुख्य संपत्ति के रूप में नहीं मानते थे। सच कहें तो उनके दरबार दल में ऐसे काफी योद्धा थे जो 100 साल की साधना में युद्ध सम्राट रैंक के 5वें या उससे भी ऊंचे स्तर तक पहुंचे थे। इन अभिजात सदस्यों के साथ युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर पर आरब की शक्ति वास्तव में महत्वपूर्ण थी, लेकिन अंततः अपरिहार्य नहीं। आरब अच्छी तरह जानते थे कि यशवीर के शब्द ऊपरी थे और उन्होंने उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लिया। वे देख सकते थे कि यशवीर और सम्राट महेंद्र दोनों इस समय दैत्य असुर कबीले पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। इससे उनके माथे पर बल पड़ गए और वे आर्यवीर और डीमन स्लेइंग एम्परर को चुपके से देखते हुए ये सोचने लगे कि आर्यवीर की असली पहचान कैसे उजागर की जाए। अभी का एकमात्र रास्ता सम्राट ऋत्विक को ढूंढना है, आरब ने सोचा। ऋत्विक अपने बाई परिवार के घर में बैठे थे, ये सोचते हुए कि ये उनसे कोई संबंध नहीं रखता। अचानक उनके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया और उन्होंने भौहें उठाई। ध्यान से देख रहे बैजुद्धि से रहा नहीं गया। ऋत्विक, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे बस अचानक याद आया कि अभी इन 3 प्रमुख गुटों के वोट की गिनती बताते समय मैंने एक वोट छोड़ दिया, ऋत्विक ने धीरे से कहा। बैजुद्धि ने हंसते हुए कहा, ऋत्विक, क्या यह मामूली सी बात तुम्हारे आश्चर्य के लायक है? बस एक वोट, यह स्थिति नहीं बदलेगा।
हमारा बाई परिवार इस बार तमाशबीन की भूमिका निभाएगा और चुपचाप विकास देखेगा। ऋत्विक ने सिर हिलाया, फिर आंखें बंद करके चुपचाप ध्वनि प्रसारित करने लगे। आरब, जो तुमने कहा क्या वह सच है? ऋत्विक ने अपने दिव्य विचार की तरंगों को दबा दिया, केवल आरब के साथ एक बहुत सूक्ष्म संबंध बनाए रखते हुए। अभी अभी आरब ने उन्हें एक संदेश प्रेषित किया था, उन्हें सूचित करते हुए कि ताऊ चर्चा सम्मेलन के स्थल पर दैत्य असुर कबीले द्वारा बोया गया एक घुसपैठियां है। वे कैसे हैरान नहीं होते। हालांकि वे जानते थे कि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इसे तुरंत घोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने शांत रहकर अपने भाइयों से झूठ बोला। आरब ने भी चुपके से सम्राट ऋत्विक को वापस ध्वनि प्रसारित की। सम्राट ऋत्विक, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे मामले के बारे में मजाक करने वाला व्यक्ति हूं? मैंने एक बार दैत्य असुर कबीले के एक रक्तासुर का शिकार किया था, इसलिए मुझे उनकी कुछ समझ है। ये आर्यवीर दैत्य असुर कबीले का एक सदस्य है। क्या तुम डीमन स्लेइंग एम्परर के पास वाले उस आदमी की बात कर रहे हो? ऋत्विक ने संदेह से पूछा। आरब ने कहा, हाँ वही है। आरब ने डीमन स्लेइंग एम्परर के बारे में अपने विचार उजागर करने की जल्दी नहीं की, क्योंकि वे बहुत निश्चित नहीं थे। हालांकि उन्हें विश्वास था कि अगर आर्यवीर की असली पहचान की पुष्टि हो गई तो सम्राट ऋत्विक की बुद्धि डीमन स्लेइंग एम्परर के साथ समस्या को भी समझने में विफल नहीं होगी। आरब, तुम्हें कितना यकीन है कि यह आर्यवीर एक निषिद्ध दानव है? ऋत्विक ने पूछा। 90%, आरब ने जवाब दिया। वे वास्तव में 100% निश्चित थे, लेकिन वे हमेशा बात करते समय 1% छोड़ देते थे। जीवन का एक नियम। ऋत्विक ने संदेश प्रेषित किया। आरब, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूंगा और इस बारे में कुछ करने की कोशिश करूंगा। निषिद्ध दानव का मामला मामूली नहीं है। ये आर्यवीर ताऊ चर्चा सम्मेलन के दौरान हमारी मानव जाति के रहस्यों की जासूसी करने की हिम्मत रखता है। उसे भागने नहीं दिया जा सकता। हालांकि वह डीमन स्लेइंग एम्परर की सुरक्षा में है और डीमन स्लेइंग एम्परर भी इस बारे में अंधेरे में हो सकते हैं। हमारी जल्दबाजी में की गई कार्रवाई केवल दुश्मन को सतर्क करेगी। आरब, ये एक बार फिर तुम पर निर्भर करता है। इसके बाद सम्राट ऋत्विक ने अपने भाव बदले बिना आरब को विभिन्न तरीकों से ध्वनि प्रसारित करना जारी रखा। आरब ने ये सभी तरीके अपने दिमाग में याद कर लिए। इसके बाद उन्होंने सम्राट ऋत्विक के साथ ध्वनि प्रसारण से खुद को अलग कर लिया। क्या तुम अग्नि हो? इस समय दरबार दल के दांववादी वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने दुर्भावनापूर्ण स्वर में पूछा। हाँ, सही है मेरे मित्र, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? आरब ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। उनसे बात करने वाला एक सुंदर व्यक्ति था, जिसके नाजुक नैन नक्श थे। उनसे एक मजबूत आभा निकल रही थी। संभवतः वे युद्ध सम्राट रैंक के 6ठे स्तर तक पहुंचे थे। ऐसी शक्ति और उचित दिखावट के साथ उनमें दूसरों की तुलना में गर्व और आत्मसम्मान की अधिक भावना थी। गर्व और आत्मसम्मान के संयोजन ने अहंकार का माहौल बना दिया था। आरब के उद्देश्य का उल्लेख करने पर उन्होंने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। अग्नि, मुझे लगता है कि मुझे अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम वज्रसेन है, 2 पीढ़ी पहले के दरबार दल का नंबर 1 प्रतिभाशाली। मारिया हमारे दरबार दल की सदस्य है। तुम एकमात्र संबद्ध दल के रूप में बेहतर है उससे दूर रहो। अभी तुम यहां खड़े हो क्योंकि हमारे दरबार दल को तुम्हारी जरूरत है। अगर मारिया तुमसे बात करती है तो यह शिष्टाचार के कारण है। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात जानो और ताओ चर्चा सम्मेलन खत्म होते ही दूर चले जाओ। यह सुनकर आरब ने पलकें झपकाईं। देखा कि दूसरे पक्ष का इरादा दुर्भावनापूर्ण था और उनके शब्द बहुत ठंडे थे। उन्होंने ठंडे स्वर में जवाब दिया, वज्रसेन, मुझे लगता है कि तुमने एक बात गलत समझी है। सबसे पहले मैंने दरबार दल का संबद्ध दल बनने की मांग नहीं की, बल्कि ये तुम्हारे दल ने पहले प्रस्ताव किया और मैंने बाद में सहमति दी। अगर तुम दरबार दल का प्रतिनिधित्व करके संबद्धता रद्द कर सकते हो और मुझे यहां खड़े ना होने दे सकते हो तो ठीक है, मैं कभी भी जा सकता हूं। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो। दूसरे, मिस मारिया की मर्जी है कि वे किससे बात करना चाहती है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है। बेहतर होगा कि तुम अपनी औकात जानो और दूसरों की स्वतंत्रता में दखल देना बंद करो। आरब समझ सकते थे यह जरूर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नामांकित किया गया होगा जो दरबार दल की तरफ से लड़ाई में जगह लेने की उम्मीद रखता था और पहले उन्हें डराना चाहता था। हालांकि आरब ये नहीं मान रहे थे। वे कभी किसी से नहीं डरे, तो युद्ध सम्राट रैंक में कुछ मामूली सफलताएं पाने वाले और दरबार दल पर निर्भर तथाकथित प्रतिभाशाली से तो बिल्कुल नहीं। आरब की ये बात सुनकर
वज्रसेन का चेहरा तुरंत गहरा हो गया। उनके पास दरबार दल का समर्थन था, पीछे एक अनंत और भयानक शक्ति। जब तक वे बोलते, कोई उनकी बात को नकारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब आरब ने वास्तव में उनका विरोध करने की हिम्मत दिखाई। इससे भी ज्यादा उनके पास आरब से निपटने का कोई तरीका नहीं था। बहुत अच्छा अग्नि, तुम में हिम्मत है। मुझे उम्मीद है कि जब दूसरी दो महान शक्तियों का सामना करते समय तुम बहुत बुरा प्रदर्शन नहीं करोगे, अन्यथा दल नेता और मारिया को तुम्हें गंभीरता से न लेने के लिए दोष मत देना, वज्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर मुड़कर चले गए। आरब ने कंधे उचकाए, स्वाभाविक रूप से कुछ शब्दों से डरे नहीं। प्रतियोगिता शुरू होने में ज्यादा समय नहीं था। तीनों महान गुटों ने अपने प्रतिभागियों का चयन कर लिया था और वे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार थे। ये देखकर ऋत्विक धीरे से उठे और बोले, ऐसा लगता है कि सभी तैयार हैं। उस स्थिति में हम सामान्य अखाड़ा युद्ध प्रारूप के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि पहले के विपरीत एक समय में 3 लोग मंच पर होंगे। तीनों गुट एक एक व्यक्ति भेज सकते हैं। तीनों गुट अखाड़े पर लड़ने के लिए एक एक व्यक्ति भेजेंगे और अंत में खड़ा रहने वाला व्यक्ति जीतेगा। ये तब तक जारी रहेगा जब तक 2 गुटों के प्रतिभागी न बचें और बाकी शक्ति वाला गुट जीत लेगा। शर्तें कठोर थीं। केवल पहले स्थान के लिए जीत और दूसरे, तीसरे में कोई अंतर नहीं, या तो निर्णायक जीत या बुरी हार। ठीक है, महेंद्र, कालेश्वर और डीमन स्लेइंग एम्परर तीनों अपने लोगों को अभी लड़ने के लिए भेज सकते हैं। जब ऋत्विक बोलना समाप्त कर रहे थे तो डीमन स्लेइंग एम्परर का उल्लेख करते समय उनकी आवाज उल्लेखनीय रूप से गहरी हो गई, जो डीमन स्लेइंग एम्परर के प्रति अनुराग की कमी का संकेत दे रही थी, इससे पहले कि वे अपनी सीट पर वापस जाएं। ये देखकर तीनों गुटों ने झिझका नहीं और अपने प्रतिभागियों को लड़ाई के लिए भेजा। मंच पर 3 लोग त्रिकोण के कोनों पर खड़े थे और प्रत्येक ने युद्ध सम्राट रैंक की शक्ति प्राप्त कर ली थी। यशवीर ने युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर की शक्ति वाला एक मध्यम आयु का व्यक्ति चुना, जबकि डीमन स्लेइंग एम्परर और दैत्य असुर कबीले ने भी युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर की शक्ति वाले लोगों को भेजा था। यह स्पष्ट था कि कोई भी तीनों गुट शुरू में पूरी ताकत से नहीं लड़ना चाहते थे। वे सभी रोके हुए थे, केवल युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर की शक्ति वाले योद्धा को प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेज रहे थे। शुरू करें, रेफरी ने इस समय कहा। जैसे ही शब्द गिरे, तीनों गुटों के प्रतिभागी लड़ाई शुरू कर दी। ये लड़ाई न केवल कठोर शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि मानसिक शक्ति की भी। आखिरकार 3 तरफा लड़ाई में कुंजी ऊर्जा बचाना और अंतिम युद्ध जीतना था। हालांकि जैसे जैसे आरब एक तरफ से देखते रहे, उन्होंने जल्दी से कुछ चालबाजी देख ली। ऐसा लगता है कि इस बार का असली विजेता दैत्य असुर कबीला नहीं हो सकता। आरब ने आंखें सिकोड़ी डीमन स्लेइंग एम्परर द्वारा भेजे गए व्यक्ति की। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति दूसरे दोनों गुटों से अलग नहीं है, लड़ाई की शक्ति स्पष्ट रूप से ज्यादा है। अगर यह वास्तव में अंतिम क्षण तक आती है तो डीमन स्लेइंग एम्परर की तरफ के व्यक्ति को निश्चित रूप से फायदा है। अगर वे दूसरा मूल्यांकन जीतते हैं तो आर्यवीर की अपने कबीले की कमजोरियों की समझ से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि तीसरा दौर भी उनके हाथ में होगा। ये सोचते हुए आरब ने गहरी सांस ली। अगर डीमन स्लेइंग एम्परर वास्तव में इस बार गठबंधन नेता बन गए, जैसा उन्हें संदेह था, तो भले ही बाई परिवार का समर्थन न हो और वे केवल एक कागजी बाग गठबंधन नेता हों, परिणाम अकल्पनीय होंगे। मुझे आर्यवीर को उजागर करने का तरीका खोजना होगा, और जहां तक डीमन स्लेइंग एम्परर की बात है, मैं बाद में उनसे निपटूंगा। आरब ने मुट्ठी भींच ली। जैसी उन्होंने उम्मीद की, डीमन स्लेइंग एम्परर के अधीनस्थ लड़ाई की शक्ति के मामले में मजबूत थे। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, दोनों अन्य प्रतिभागियों ने यह नोटिस नहीं किया था और इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ एकजुट नहीं हुए। इस तरह जितनी ज्यादा लड़ाई आगे बढ़ी, ये व्यक्ति उतना ही और साहसी होता गया। अंत में कुछ चालों की बाढ़ के साथ उसने दोनों अन्य प्रतिभागियों को हराया, डीमन स्लेइंग एम्परर के लिए जीत हासिल की। ये दृश्य देखकर दरबार दल और दैत्य असुर कबीला अभी भी शांत और संयत थे, ये मानते हुए कि उनके विरोधी एक दूसरे हैं। जाहिर है उन्हें अभी भी लग रहा था कि डीमन स्लेइंग एम्परर ने केवल एक दौर जीता है और इसका कोई बड़ा महत्व नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दूसरे और तीसरे दौर नजदीक आए, दोनों गुट अब ये रवैया बनाए नहीं रख सके, क्योंकि डीमन स्लेइंग एम्परर जीतता रहा, जो बहुत से लोगों को चकित कर गया। चौथे दौर में डीमन स्लेइंग एम्परर फिर जीता। 5वें दौर में डीमन स्लेइंग एम्परर ने फिर भी जीत हासिल की। इस बिंदु तक कई दर्शक तालियां बजाने लगे थे और हर कोई ये कहने लगा था कि दैत्य असुर कबीला अच्छी तरह तैयार था।
लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वास्तव में तैयार होने वाला गुट डीमन स्लेइंग ब्रांच थी। इस समय डीमन स्लेइंग एम्परर ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। हल्की सी मुस्कान आई। उनकी आंखें शांत और भावहीन रहीं, क्योंकि वे परिणाम से हैरान नहीं थे। लेकिन दरबार दल और दैत्य असुर कबीला पहले से ही घबरा रहे थे। सम्राट महेंद्र ने यशवीर को बुलाकर ठंडे स्वर में कहा, अगले दौर में पहले स्थिति देखो। अगर डीमन स्लेइंग ब्रांच द्वारा भेजा गया व्यक्ति ज्यादा मजबूत नहीं है तो वज्रसेन को ऊपर जाने दो और पहले एक दौर जीतो, मनोबल बढ़ाने के लिए। यशवीर ने अपने पूर्वज की बात सुनी और बिना हिचकिचाहट के सहमत हो गए। छठे दौर में डीमन स्लेइंग एम्परर पूरे आत्मविश्वास के साथ थे और पहले अपना पत्ता खोला। ये पता चला कि ये युद्ध सम्राट रैंक के चौथे स्तर का एक अभिजात योद्धा था। ये देखकर यशवीर ने तुरंत अपने पूर्वज के निर्देशों का पालन किया और कहा, वज्रसेन, तुम ऊपर जाओ और पहले डीमन स्लेइंग ब्रांच के उस आदमी को हराओ। यह सुनकर वज्रसेन ने मंच पर युद्ध सम्राट रैंक के चौथे स्तर के योद्धा पर नजर डाली और व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए। दल नेता, चिंता मत करो। जब मैं काम करता हूं तो डीमन स्लेइंग ब्रांच को एक सबक सिखाऊंगा। एकमात्र युद्ध सम्राट रैंक के चौथे स्तर के योद्धा से निपटना उनके लिए बच्चों का खेल था। ठीक है, भले ही तुम्हारी शक्ति उससे 2 स्तर ऊंची हो, लापरवाह मत होना, यशवीर ने चेतावनी दी। दरबार दल अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था। एक युद्ध सम्राट रैंक के 6ठे स्तर के योद्धा अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को डीमन स्लेइंग ब्रांच के लोगों को दबाने के लिए उपयोग करके उन्हें बस अभी एक दौर जीतना था। जैसे ही वज्रसेन बाहर निकले, कई लोग चिल्लाए, वाह, ये वज्रसेन है, पिछले 100 वर्षों में दरबार दल के सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाशाली। वे पहले से ही युद्ध सम्राट रैंक के 6ठे स्तर तक पहुंच चुके हैं और वे युद्ध सम्राट रैंक के चौथे स्तर के किरदार से निपटने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। दरबार दल इस बार वास्तव में सब कुछ दांव पर लगा रहा है। केवल दरबार दल को मत देखो, दैत्य असुर कबीले ने भी युद्ध सम्राट रैंक के 5वें स्तर का योद्धा भेजा है। दोनों पक्ष जीत के लिए मरे जा रहे हैं। दरअसल हर कोई देख सकता था कि दरबार दल और दैत्य असुर कबीला दोनों जीतना चाहते थे। वज्रसेन, जो कम उम्र से ही दरबार दल के प्रतिभाशाली के रूप में प्रसिद्ध थे, को स्वाभाविक रूप से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत कई निगाहें आकर्षित की, जिससे उनके प्रशंसकों में प्रशंसा का भाव जाग उठा और उनकी आंखें हिलना नहीं जानती थीं। वज्रसेन ने काम किया है। यह दिलचस्प होता जा रहा है। क्या तुम्हें दशकों पहले वज्रसेन की राक्षसी क्षमताएं याद हैं? समय के साथ उन्होंने अपनी कुछ धार खो दी है, लेकिन अनुभव के वर्षों के कारण मुझे लगता है कि वज्रसेन अब पहले से बेहतर हैं। वज्रसेन उस समय भी उत्कृष्ट थे, 3 महान गुटों में से एक के शीर्ष प्रतिस्पर्धी। जैसे जैसे वे अभी काम करते हैं, उनकी शक्ति पहले से ज्यादा मजबूत होती है। कुंजी उनकी मानसिक स्थिति है। जब एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अपना अहंकार खो देता है तो वे और भी ज्यादा भयानक बन जाते हैं। कई साल पहले वज्रसेन ने पहले से अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली थी। अब जब वे फिर काम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से अनंत प्रशंसा मिलती है। सभी को वज्रसेन से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? आरव ने सिर हिलाया। उन्हें वज्रसेन से बड़ी उम्मीदें नहीं थीं, व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से नहीं। वज्रसेन को दरबार दल का नंबर एक प्रतिभाशाली माना जाता है, अपनी असाधारण उपलब्धियों के कारण। लेकिन दरबार दल और वज्रसेन दोनों एक बात भूल गए, ऊंचे पेड़ों को तेज हवाएं लगती हैं। यहां तक कि इससे पहले कि वज्रसेन लड़ाई में उतरते, उनका आत्मविश्वास अनजाने में बढ़ गया था। वे अखाड़े पर चढ़े, डीमन स्लेइंग ब्रांच और दैत्य असुर कबीले के प्रतिभाशाली रुद्रकेतु दोनों को तिरस्कार से देखा। दैत्य असुर कबीले का प्रतिभाशाली रुद्रकेतु वज्रसेन का समकालीन था। रुद्रकेतु को देखकर वज्रसेन की सारी चिंता चली गई। किसी और कारण से नहीं, बल्कि इसलिए कि रुद्रकेतु उनके युग का व्यक्ति था। एक ऐसा युग जब रुद्रकेतु को कई बार उनके पैरों तले रौंदा गया था। रुद्रकेतु हमेशा उनका हारा हुआ विरोधी रहा था। वह पहले था और अभी भी है। ठीक है, तुम शुरू कर सकते हो, रेफरी ने आदेश दिया। उसी क्षण तीनों पक्षों ने बिना हिचकिचाहट के लड़ाई शुरू कर दी। सैद्धांतिक रूप से वज्रसेन की युद्ध शक्ति का वास्तव में फायदा था, लेकिन वे एक बात भूल गए, उनका फायदा युद्ध शक्ति में बहुत ज्यादा था। अगर वे दूसरे दोनों पक्षों से थोड़ा ही ज्यादा मजबूत होते तो डीमन स्लेइंग ब्रांच और दैत्य असुर कबीले ने उनके खिलाफ गठबंधन करने के बारे में नहीं सोचा होता। लेकिन वज्रसेन की शक्ति दोनों से बहुत ज्यादा थी। कुंजी निश्चित रूप से दैत्य असुर कबीले के रुद्रकेतु की थी। अगर कोई और होता, एक शांत रुद्रकेतु ने
वज्रसेन के साथ मिलकर पहले डीमन स्लेइंग ब्रांच के व्यक्ति को हराने के बारे में सोचा होता, इस तरह डीमन स्लेइंग ब्रांच की गति को दबा दिया होता। हालांकि क्योंकि रुद्रकेतु को वज्रसेन का सामना करना पड़ा, वे इसे सहन नहीं कर सके। वज्रसेन से बार बार हारने और उनके द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद रुद्रकेतु एक लौह रक्त के पुरुष के रूप में इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। ऐसा नहीं था कि वे बदला नहीं लेना चाहते थे, लेकिन समय सही नहीं था। अब ऐसा लगा कि समय आ गया। रुद्रकेतु ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा, डीमन स्लेइंग ब्रांच के मित्र, आइए पहले वज्रसेन को हराने के लिए मिलकर काम करें। उनकी शक्ति हम दोनों से ज्यादा है। अगर कोई हारता है तो वे अपनी युद्ध शक्ति के फायदे का उपयोग कर सकते हैं। हम पहले उनसे निपटते हैं और फिर अपनी जीत खुद तय करेंगे। कैसा रहेगा? डीमन स्लेइंग ब्रांच का व्यक्ति भी बेवकूफ नहीं था। रुद्रकेतु की बात सुनकर उसे लगा कि यह उसके लिए एक उत्कृष्ट अवसर है। युद्ध सम्राट रैंक के चौथे स्तर की हैसियत से युद्ध सम्राट रैंक के छठे स्तर को हराना कुछ मुश्किल था, लेकिन युद्ध सम्राट रैंक के 5वें स्तर को हराना शायद ऐसा नहीं था। यह सोचकर डीमन स्लेइंग ब्रांच के व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, हे भाई रुद्रकेतु सही है, पहले इस वज्रसेन को हराते हैं। वज्रसेन ने यह देखा, उनका भाव थोड़ा बदल गया और उन्होंने जल्दी से चिल्लाया, तुम? हूं। वज्रसेन, क्या तुम्हें लगता है कि एक बार जब तुम काम करोगे तो दरबार दल की जीत सुनिश्चित हो जाएगी? रुद्रकेतु ने एक तीखी नजर डाली और फिर हमला बोल दिया। जैसे ही उन्होंने हमला किया, डीमन स्लेइंग ब्रांच के व्यक्ति ने भी काम किया। दोनों ने वज्रसेन को दोनों तरफ से घेर लिया, उन्हें तुरंत भारी दबाव में डाल दिया। हालांकि वज्रसेन उत्कृष्ट थे, वे एक साथ दो विरोधियों को नहीं रोक सकते थे। वे तुरंत एक कठिन स्थिति में आ गए। यह दृश्य ठीक वैसा ही था जैसा आरव ने अनुमान लगाया था। ऊंचे पेड़ों को तेज हवाएं लगती हैं। उफ! उसी समय यशवीर और दरबार दल के अन्य लोगों के चेहरे बदल गए। वज्रसेन को घेरते देखकर उन्हें लगा कुछ गलत हो गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी युद्ध शक्ति भेजने का परिणाम घिरने की स्थिति होगी। 3 व्यक्ति का अखाड़ा वास्तव में बुद्धि और साहस की लड़ाई थी। वज्रसेन की शक्ति भी बुरी नहीं थी। दोनों विरोधियों, डीमन स्लेइंग ब्रांच के व्यक्ति और दैत्य असुर कबीले के रुद्रकेतु का सामना करते हुए पीछे नहीं हटे। हालांकि यह केवल थोड़े समय के लिए था। धीरे धीरे वज्रसेन थकान के संकेत दिखाने लगे। अंततः एक चाल में वज्रसेन ने अपना बचाव खो दिया और तुरंत शरीर में एक मजबूत प्रहार हुआ। उन्होंने खून थूका और अखाड़े से बाहर गिर गए। जब यह दृश्य आया तो वज्रसेन की अभी अभी प्रशंसा करने वाले कई योद्धाओं ने एक आह भरते हुए मुंह बंद कर लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वज्रसेन की स्थिति इतनी दयनीय होगी। पीटकर बुरी तरह हारना, जिससे कई दर्शक चुपचाप हंसने लगे। जब वज्रसेन अखाड़े से बाहर गिरे तो उन्हें लगा जैसे उनका सारा सम्मान चला गया। यह संयोग था या नहीं, कहना मुश्किल है, लेकिन वज्रसेन बस आरब के पास ही गिरे। जहां तक वज्रसेन की हार की बात थी, आरब शांत रहे। हालांकि यह शांतता वज्रसेन की आंखों के जरिए देखने पर एक अलग अर्थ ले लेती है। वज्रसेन ने आरब को क्रोध से घूरा और ठंडे स्वर में कहा, क्या देख रहे हो? अगर तुम पर 2 लोगों ने हमला किया होता तो तुम भी यही हाल होते। क्या बुरी किस्मत। हालांकि वज्रसेन ने हार स्वीकार की। उन्हें नहीं लगा कि उनकी हार शर्मनाक थी, क्योंकि वे घेराव के कारण हारे, जिसे वे यशवीर की रणनीतिक गलती मानते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि अगर वे मंच पर इतने ऊंचे स्वर में नहीं होते, या अगर उन्होंने अतीत में रुद्रकेतु को नजरअंदाज नहीं किया होता, तो शायद चीजें ऐसी नहीं होती। लेकिन अब कुछ भी कहना बेकार था, और रुद्रकेतु इन बातों पर ध्यान नहीं देते। आरब ने वज्रसेन की परवाह नहीं की, आगे की लड़ाई पर ध्यान केंद्रित किया। यह समझने की कोशिश की कि डीमन स्लेइंग ब्रांच को दोनों प्रमुख शक्तियों से क्या अलग बनाता है। दरअसल डीमन स्लेइंग ब्रांच का अभी भी अपराजय रिकॉर्ड था। हर कोई मानता था कि उन्होंने पहले से तैयारी की थी। हालांकि वास्तव में किस प्रकार की तैयारी थी, यह सोचने लायक था। इस दौर में दैत्य असुर कबीला जीतेगा, आरब ने खुद से फुसफुसाया। डीमन स्लेइंग ब्रांच का व्यक्ति, हालांकि अब शक्ति की कमी नहीं थी, लेकिन उसी स्तर के दूसरे विरोधी को हराना आसान नहीं होता। ऐसा होने पर भी रुद्रकेतु को, जिनकी शक्ति ज्यादा थी, उसे दबाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह अंतिम क्षण तक नहीं था कि उन्होंने अपनी सारी क्षमताएं इस्तेमाल की और मुश्किल से डीमन स्लेइंग ब्रांच के विरोधी को हरा पाए। एक बार जब उनका विरोधी हार गया, दैत्य असुर कबीले ने आखिरकार राहत की सांस ली। कम से कम उन्होंने एक दौर जीता था
और अपना चेहरा पूरी तरह नहीं खोया था। बेशक मनोबल वापस लाना सबसे महत्वपूर्ण था। अब सबसे अजीब स्थिति में दरबार दल था। अपने सबसे शक्तिशाली साधनों का उपयोग करने के बाद भी दरबार दल केवल कड़वे परिणामों का सामना कर सका। उनका मनोबल अब सबसे निचले स्तर पर था। चाहे कुछ भी हो, दैत्य असुर कबीले को एक जीत तो मिली, लेकिन उनके दरबार दल का क्या? खासकर यशवीर, जो अपना गुस्सा निकालना चाहते थे लेकिन कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि असल में हार का वज्रसेन से कोई लेना देना नहीं था। सही व्यक्ति को चुनना मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी थी। वज्रसेन पर चारों तरफ से हमला हुआ था। हालांकि यशवीर निराश थे। वे केवल मन में यही कोस सकते थे कि वज्रसेन बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, वरना अगर उनकी रुद्रकेतु के साथ उस समय इतनी गहरी दुश्मनी न होती तो अब इतनी मुश्किलें न होती। अब इन बातों की चर्चा करना पूरी तरह बेकार है। प्रतियोगिता जारी रहनी है, लेकिन यशवीर को अब समझ नहीं आ रहा था कि किसे चुने। बस इसी तरह अगले मुकाबले में यशवीर ने सब भाग्य पर छोड़ दिया। दोनों अन्य पक्षों के लोगों को ध्यान से देखने के बाद उन्होंने अपने खिलाड़ी उतारे। वे उसी युद्ध शक्ति के खिलाड़ी भेजते थे। इस तरह न तो दूसरों से कमजोर होने का डर था, न ही बहुत ज्यादा मजबूत होने की वजह से हमले का। यशवीर अब पूरी तरह भाग्य के भरोसे थे, लेकिन चमत्कार नहीं हुआ। मनोबल गिरने और दानव संहार शाखा के हर सदस्य में अपने समकक्षों से आगे निकलने की क्षमता होने के कारण दरबार दल और दैत्य असुर कबीला एक बार फिर हार गए और दानव संहार शाखा ने फिर जीत हासिल की। दैत्य असुर कबीले और दरबार दल के दिलों में घबराहट थी, लेकिन इससे निपटने का कोई तरीका नहीं था। अगर बहुत ज्यादा शक्ति वाला खिलाड़ी भेजो, जैसे वज्रसेन, तो नतीजा तय है। अगर भेजे गए खिलाड़ी की शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं है तो दूसरों से नहीं लड़ सकते। मजबूरी में वे केवल मानक चयन प्रक्रिया के अनुसार लोगों को चुन सकते थे। हालांकि इस मानक चयन का नतीजा एक के बाद एक हार था। लगातार 10 मुकाबलों के बाद दानव संहार शाखा ने 7 बार जीत, दैत्य असुर कबीले ने 2 बार जीत और दरबार दल केवल एक दयनीय जीत ही हासिल कर पाया। इस जीत का कारण यह था कि यशवीर के पास कोई और विकल्प नहीं था और उन्हें अपने पास मौजूद सभी खजाने उधार देने पड़े। इससे मुश्किल से हालात संभले और एक मुकाबला जीता, यह सुनिश्चित करते हुए कि मनोबल अभी के लिए पूरी तरह न गिरे। लेकिन यह केवल अस्थायी समाधान था, मूल समस्या हल नहीं हुई। इसके बाद वे फिर भी हारे। यशवीर हमेशा अपने खजाने उधार नहीं दे सकते थे। सभी उनके खजानों के बारे में जानते थे। एक बार तो ठीक था, लेकिन अगर यह कई बार लगातार होता तो यह गारंटी मुश्किल थी कि दूसरे शिकायत न करें। खजाने की मदद के बिना दरबार दल का प्रदर्शन बुरा बना रहा। बेबस होकर वज्रसेन की हार के साथ दरबार दल की शीर्ष युद्ध शक्ति से एक सदस्य कम हो गया। मनोबल में गिरावट के साथ मिलकर दरबार दल लड़ाई में लगातार कमजोर होता गया और उपलब्ध शक्तियां कम से कम होती गईं। इस तरह एक दिन और एक रात लगातार लड़ते लड़ते यशवीर द्वारा सावधानी से चुने गए 50 अभिजात सदस्य घटकर केवल 9 रह गए। इसके विपरीत दानव संहार शाखा ने अपने केवल 6 सदस्यों को बाहर किया था। जहां तक दैत्य असुर कबीले की बात थी, हालांकि यह दानव संहार शाखा जितना मजबूत नहीं था, लेकिन दरबार दल से बहुत ज्यादा मजबूत था और अभी भी 20 लोग तैनात किए जा सकते थे। दरबार दल सबसे अजीब स्थिति में आ गया। सभी को नतीजे का अंदाजा हो गया था। दानव संहार शाखा की जीत व्यावहारिक रूप से तय थी। यहां तक कि दैत्य असुर कबीला हारे तो भी उसकी इज्जत नहीं जाती। केवल दरबार दल को पूरी तरह मुंह की खाने का खतरा था। इसने सम्राट महेंद्र को बेचैन कर दिया और उन्होंने यशवीर को कई बार संदेश भेजे, लेकिन यशवीर को अभी भी कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अब प्रतियोगिता अभी भी जारी थी। अखाड़े की प्रतियोगिता का एक नया दौर तेजी से शुरू हुआ। इस समय लड़ाई सबसे तीव्र चरण में पहुंच गई थी। सभी ने सर्वसम्मति से अपनी शीर्ष युद्ध शक्तियों को रोके रखा और केवल औसत लड़ाकों को भेजा। दानव संहार शाखा ने युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे स्तर पर एक बुजुर्ग भेजा, जबकि दैत्य असुर कबीले ने युद्ध सम्राट रैंक के चौथे स्तर का एक मध्यम आयु का आदमी भेजा। दोनों पक्षों ने पहले अपने लड़ाके भेजे, जबकि दरबार दल अभी भी सबसे आखिर में आया। दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। दरबार दल पहले से इस तरह हारा हुआ था। अगर वे और तानाकशी करते तो यह घाव पर नमक छिड़कने जैसा होता और संभावना थी कि वहीं कोई भड़क उठता। यशवीर को अब रोने का मन हो रहा था। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और दांत पीसते हुए एक उचित उम्मीदवार की तलाश की, लेकिन जब चुनने का समय आया तो उन्हें पता चला कि केवल 9 लोग ही बचे हैं। इन 9 में से कोई भी उचित नहीं था।
उन्हें चुनना इस उद्देश्य के लिए नहीं था कि उन्हें बचाकर रखा जाए, बल्कि उन्हें तोप का चारा बनाने के लिए। हालांकि लगातार हारों के कारण यह तोप का चारा पहले इस्तेमाल नहीं किया गया था और अंत तक बचाया गया था। किसे चुनूं? यशवीर अपने मन में यही सोच रहे थे। उनकी नजर तेजी से घूमी और अंततः आरब पर जा टिकी। आरब की प्रतिभा और क्षमताओं के बारे में सोचते हुए उनकी आंखें चमकी, लेकिन फिर उन्होंने जल्दी से सिर हिला दिया। हालांकि आरब प्रतिभाशाली थे, उन्हें उन विरोधियों का सामना करना पड़ता जो उनसे बहुत ज्यादा मजबूत थे। लेकिन अब कितने और उचित विकल्प बचे हैं? बाकी लोग शायद आरब से भी मजबूत ना हो। यशवीर के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा, युवा मित्र अग्नि, एक कोशिश करो, एक कोशिश करो। ये शब्द आरब को कुछ बेबस महसूस कराने वाले थे। ऐसा लग रहा था कि यशवीर को वाकई विश्वास नहीं था कि वे जीत सकते हैं। मौजूदा हालात देखते हुए आरब ने मन में कड़वाहट भरी आह भरी। ऐसा लगता था कि उनके अकेले के दम पर हालात पलटना वास्तव में मुश्किल था। जैसा सम्राट ऋत्विक ने कहा था, इस समय तक कोई भी नहीं सोचता था कि दरबार दल जीत सकता है। अब वे बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर सकते थे। आरब आगे बढ़े। उनके जाने से वज्रसेन जैसा ध्यान नहीं खींचा, केवल कुछ निगाहें उन पर थीं, जैसे मारिया और सम्राट ऋत्विक। मारिया थोड़ी घबराई हुई थी और पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि आरब कोई उत्कृष्ट परिणाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन सम्राट ऋत्विक अलग थे। इस समय सम्राट ऋत्विक अपनी दाढ़ी सहला रहे थे। उनका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उन्हें नहीं लगता था कि आरब हालात पलट सकते हैं और दरबार दल को जीत दिला सकते हैं, लेकिन इस जैसे किरदार आरब के लिए बहुत मुश्किल नहीं होने चाहिए। क्या अफसोस है छोटे लड़के, तुमने इस बार गलत पक्ष चुना, लेकिन कोई बात नहीं, गठबंधन तो बनेगा ही, सम्राट ऋत्विक ने मन में सोचा। इस समय आरब अखाड़े पर चढ़े। दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले दोनों ने आरब को देखा और उनकी शक्ति का भी अनुमान लगाया। उनका स्तर देखकर दोनों पक्षों ने अपने विचार छोड़ दिए और एक दूसरे पर नजर रखने लगे। जाहिर था उन्हें नहीं लगता था कि युद्ध सम्राट रैंक के दूसरे स्तर का एकमात्र योद्धा आरब उनके लिए कोई खतरा हो सकते हैं। शुरू करें, रेफरी ने नीचे से चिल्लाया। आदेश पर दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले दोनों के लड़ाकों ने तुरंत अपना कदम उठाया। पहले आरब को पीछे हटाने की कोशिश की और फिर एक दूसरे से निपटने का इरादा था। उनके कदम तेज थे और आरब ने उनका इरादा भांप लिया। बिना सोचे एक हमले को रोकने के बाद वे सीधे कोने में खड़े हो गए और दोनों को लड़ते देखने लगे। चूंकि वे उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे और पहले विजेता तय करना चाहते थे, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हालांकि उन्हें उनके संयुक्त प्रयासों का डर नहीं था। अगर एक लड़ाके से बचा जा सकता है तो स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं। हालांकि जब उनके मन में यह विचार आया तो दोनों पक्ष उन्हें इतनी आसानी से सफल नहीं होने देते। जैसे ही आरब ने लड़ाई देखने की योजना बनाई, दानव संहार शाखा के आदमी ने सावधानी से चेतावनी दी, मित्र, वह छोटा लड़का वहां मछुआरे की तरह फायदा उठाना चाहता है। पहले उसे हराते हैं, फिर अच्छे से लड़ते हैं, कैसा रहेगा? यह मानना पड़ेगा कि अखाड़े पर खड़ा हर व्यक्ति बेवकूफ नहीं था। एकमात्र अपवाद शायद वज्रसेन थे, जिन्होंने लड़ने से पहले ही अपने विरोधी को हल्के में लिया था। दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले के लोग एक सहमति पर पहुंचते दिखे। पहले आरब से निपटने का फैसला किया जो देख रहे थे, और बाद में उचित लड़ाई करने का। आखिरकार कोई इतने करीब से लड़ाई देखे तो वे असहज हो जाते। मेरे मित्र सही कह रहे हैं, इस लड़के से निपटते हैं जो बिना कुछ किए फायदा उठाना चाहता है। उसका विचार अच्छा है, लेकिन मैं यह आसानी से नहीं होने दूंगा। दैत्य असुर कबीले के व्यक्ति ने हंसते हुए कहा। तुरंत दोनों ने एक दूसरे पर हमला करना बंद कर दिया और अपना ध्यान आरब पर केंद्रित कर लिया। आरब थोड़े हैरान हुए। उम्मीद नहीं थी कि वे अचानक निशाना बदल देंगे और उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे। वे मुंह बनाए बिना नहीं रह सके। आप दोनों जारी क्यों नहीं रखते? मैं आपकी लड़ाई में दखल नहीं दूंगा। आरब के शब्द सुनकर दरबार दल के कई लोग निराश हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनकी एकमात्र उम्मीद फीकी पड़ रही है। क्या आरब देख नहीं सकते थे कि दूसरों ने उन्हें निशाना बनाया है? वज्रसेन ने झिड़का, क्या बेवकूफ है। उसे अभी भी एहसास नहीं हुआ कि उसे घेरा जा रहा है। ऊपर जाना सिर्फ अपमान झेलना होगा। यशवीर वज्रसेन की बातों से बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा नहीं निकाला। आखिरकार आरब की आलोचना करने वाले वज्रसेन कौन होते हैं जब वे खुद भी घेराव में हारे थे? दैत्य असुर कबीले के व्यक्ति ने व्यंग्यपूर्वक कहा,
लड़के, क्या तुम वाकई इतने बेवकूफ हो या बस नाटक कर रहे हो? बिना कुछ किए फायदा उठाने की उम्मीद? तुम्हें लगता है हम इतनी आसानी से सफल होने देंगे? अभी अखाड़े से उतर जाओ। जैसे ही उन्होंने बात खत्म की, दैत्य असुर कबीले के व्यक्ति ने काम किया। लगभग उसी समय दानव संहार शाखा के व्यक्ति ने भी हमला किया। दो शक्तिशाली मूल ऊर्जा के हमले आरब की तरफ लुढ़कते आए, हर एक भारी शक्ति और खतरे से भरा। एक युद्ध सम्राट रैंक के तीसरे स्तर का था, दूसरा चौथे स्तर का। कोई भी एक अकेले आरब को हराने के लिए काफी था, और अब उन्होंने मिलकर हमला किया। जब सभी को लग रहा था कि नतीजा तय हो गया, आरब बस मुस्कुराए, घबराहट का कोई संकेत नहीं। अकेले तुम दोनों से मुझे अखाड़े से बाहर करना शायद काफी नहीं होगा, आरब ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भले ही वे अपनी पहले की कुशल तकनीकें जैसे थंडरबोल्ट स्ट्राइक इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, अपनी क्षमताओं से इन दोनों से निपटना अभी भी मुश्किल नहीं था। आरब ने रक्तअग्नि भाला निकाला और अचानक उसे नीचे की तरफ मारा। पर्वत ध्वंस शैली। उसी क्षण मूल ऊर्जा उमड़ पड़ी और भयानक शक्ति तेजी से फैली। दानव संहार शाखा के व्यक्ति और दैत्य असुर कबीले के व्यक्ति के हमलों से टकराई। हमलों के टकराते ही संक्षिप्त गतिरोध के बाद आरब की पर्वत ध्वंस शैली ने उनके हमलों पर जल्दी से काबू पा लिया, दोनों आदमियों की तरफ दबाव बनाते हुए। यह कैसे संभव है? दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले, दोनों के लोग हक्के बक्के रह गए। उन्होंने साफ देखा था, आरब के कदम का सामना करने पर उनके हमले किसी पत्थर से टकराते अंडे जैसे लगे। आरब की पर्वत ध्वंस शैली के सामने उनके हमले पूरी तरह बेमानी हो गए थे। जल्दी, उसके कदम से बचो! दानव संहार शाखा का व्यक्ति घबराहट में चिल्लाया। उसका सिर सुन्न सा हो गया। उसने तुरंत अपने सभी तुरुप के पत्ते खेल दिए। दैत्य असुर कबीले के व्यक्ति ने भी यही किया। हालांकि अरब की अत्यंत अभ्यस्त पर्वतध्वंस शैली के सामने उनके कदम कमजोर लगे। गड़गड़ाहट की आवाजें हवा में भर गईं। जैसे जैसे सभी आश्चर्य से देख रहे थे, अखाड़ा मूल ऊर्जा की लहरों में डूब गया। अंदर की स्थिति धुंधली हो गई। अपनी जिज्ञासा के बावजूद अधिकांश योद्धाओं की आत्मा इसे भेद नहीं सकती थी। केवल कुछ शक्तिशाली योद्धा ही विवरण समझ सकते थे। हालांकि सभी ने जो देखा वह दो लोगों की शर्मनाक स्थिति थी। आरब, जो इस सब के जनक थे, बिल्कुल सुरक्षित रहे, पूरी तरह बेफिक्र। यह अकेले अपनी शक्ति से आरब ने आश्चर्यजनक रूप से हालात पलट दिए थे और दानव संहार शाखा तथा दैत्य असुर कबीले दोनों के लोगों को दबा दिया था। आरब के चेहरे पर अभी भी वही सौम्य और मिलनसार मुस्कान थी। अगर आप दोनों के पास कोई और चाल हो तो जल्दी इस्तेमाल करें, वरना बाद में मौका नहीं मिलेगा, आरब ने कहा। दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले दोनों की आंखें अविश्वास से भरी थीं। हालांकि वे नहीं जानते थे कि आरब भी काफी हैरान थे। उनकी पर्वत ध्वंस शैली के नीचे ऊर्जा बचाना आसान नहीं था। इसका मतलब था कि उन दोनों के पास काफी तरकीबें थीं और वे निश्चित रूप से साधारण युद्ध सम्राट रैंक के योद्धा नहीं थे। लड़के, मुझे नहीं लगता तुम वह चाल दोबारा कर सकते हो। दानव संहार शाखा का व्यक्ति दहाड़ा और आरब की तरफ दौड़ पड़ा। उसकी योजना अच्छी थी। वह पर्वत ध्वंस शैली इस्तेमाल करने के बाद आरब के अभी तक ठीक न होने के दौरान उन पर जोरदार प्रहार करके जीत हासिल करना चाहता था। हालांकि वह एक बात में गलत था। आरब के लिए, जिनके पास शुद्ध ऊर्जा थी, एकमात्र पर्वत ध्वंस शैली उनकी ऊर्जा खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। जैसे ही दानव संहार शाखा का व्यक्ति दौड़ा, आरब ने आराम से हाथ हिलाया और ब्लेजिंग स्काई फायर को बुलाया। खतरनाक लावा के धारे उनके शरीर को ढक लिए। केवल उच्च तापमान दूसरों को उनके पास आने से रोकने के लिए पर्याप्त था। उन्हें परेशान करने की तो बात ही छोड़ें। यह देखकर दानव संहार शाखा का व्यक्ति, जो शुरू में आरब का सामना करने के लिए तैयार था, अगले ही पल रुक गया। आरब ने उसे कोई मौका नहीं दिया। उसे आते देखकर आरब ने ब्लेजिंग स्काई फायर को एक विशाल हाथ में बदल दिया और उसे पकड़ लिया। उसी क्षण चीखें उठीं और दानव संहार शाखा का बुजुर्ग ब्लेजिंग स्काई फायर से झलकर काला होने से पहले अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया। हालांकि आरब का दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले के लोगों से टकराव था, उन्होंने किसी को मारने की कोशिश नहीं की। वे इस समय और मुश्किलें खड़ी नहीं करना चाहते थे। यह दानव संहार शाखा के अपने विरोधी को आसानी से हराने के बाद दैत्य असुर कबीले का प्रतिनिधि हक्का बक्का रह गया। उसने मूल रूप से दानव संहार शाखा के व्यक्ति के साथ मिलकर आरब पर जोरदार प्रहार करने और इस परेशान करने वाले विरोधी को पहले हराने की योजना बनाई थी। लेकिन पलक झपकते ही वह अखाड़े पर खड़ा एकमात्र व्यक्ति रह गया। मैं
हालांकि दैत्य असुर कबीले के प्रतिनिधि की युद्ध शैली प्रभावशाली थी, अब वह आरब को कुछ डर भरी नजरों से देख रहा था। उसकी भावनाओं को उस स्थिति में हुए बिना समझना मुश्किल था। मैं हार मानता हूं। अंत में मध्यम आयु के आदमी ने यह चुनाव किया। अगले ही पल वह तुरंत अखाड़े से चला गया। जैसे ही सभी को लगा था कि दरबार दल कोई लहरें नहीं उठा सकता, आरब के उभरने से सब कुछ बदल गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि आरब ने दो विरोधियों का सामना किया और अंततः दानव संहार शाखा और दैत्य असुर कबीले दोनों के चुने हुए लड़ाकों को हराया। अगर आरब एक एक से जीते होते तो लोग अभी भी इसे कुछ हद तक समझदारी से देखते। कम से कम हर कोई आरब को भाग्यशाली मान सकता था या कुछ ऐसा। लेकिन दो के खिलाफ एक की जीत पूरी तरह अलग मामला था।